अच्छा, मैंने ये सुना कि डॉक्टर स्नीता ने कहा कि फ्राइड आइटम नहीं खाना चाहिए, तो आप लोगों ने पापड़ ख़त्म कर दिया। हैवी खाना नहीं खाना, चॉकलेट सूफले ख़त्म कर दिया। चपाती नहीं खाए, सिर्फ चावल खाया, सिर्फ सूफले खाया। डीले बहुत है इसमें, क्यों है इतना डीले? हम 5 मिनट में शुरू करेंगे। पीपीटी लगाओ। यहाँ पर डॉक्टर इच्छापोरिया बैठे हैं, वहाँ पर बहुत हंसी की आवाज़ सुनाई दे रही है। जो लोग अंदर देर से आए, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर बहुत ग्रुप्स है जो यहाँ ज़ोर ज़ोर से गाना गा रही थी। मैंने उनको बोला कि आप ज़रा रुको, शाम में गाना गाएंगे, शाम में नाचेंगे, शाम में नचाएंगे। ओके, आई थिंक वी कैन स्टार्ट. Dr. Sareen is here? Yes, okay. All right. So the next session is dealing with the short-term and long-term side effects of breast cancer treatment. मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगी हमारे पैनल में जो है, और उनके बारे में थोड़ा कुछ कहूंगी। हमने सवेरे बोला था कनेक्ट, सेलिब्रेट, कॉन्कर, इसका कनेक्शन नहीं चल रहा है। 1 मिनट। ये डॉक्टर मिसेस रमेश सरीन का चित्र है। हाँ, हम ऐसे फेमस लोगों के इलिस्ट्रेशन करते हैं। शी इज़ अ सीनियर कंसल्टेंट इन सर्जिकल ऑन्कोलॉजी एट इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली. She specializes in breast cancer and breast diseases. She has the unique distinction of having started the first ever breast cancer clinic at AIIMS. डॉक्टर शिल्पा राव का फोटो लोग देखो फोटो फ्रेम में डाल के रखते हैं। She is from KEM Hospital, Mumbai, Associate Professor, GS Medical College, Mumbai. Her unit is in charge of trauma in breast cancer. डॉक्टर नीना मनसुखानी तो आर्ट गैलरी में इनका फोटो लगा हुआ है। Obstetrician and gynecologist, Jahangir Hospital, Touch of Life Clinics. She is a well-recognized OBGYN consultant with Jahangir Hospital, Pune, and is closely associated with preventive women's health menopause-related issues. अभी और कोई हमारे स्पीकर है सर आप जैसे, जिन पे पुस्तक छपी है? Dr. Vikram Maya is a consultant radiologist. He is in charge of tomotherapy and cyberknife division, HCG Bangalore. He won the Best Paper Award in AROI Tamil Nadu State Chapter in August 2005 and has presented papers at the national and international levels. और इसके बाद में मैंने आपको बोला था ना, यहाँ पर डॉक्टर इच्छापोरिया बैठे हैं। वो तो इतने फेमस है, इतने फेमस है। काला चश्मा, अपना नया गाना आया है ना अबे, काला चश्मा। काला चश्मा पहनने के बाद ऐसा होता है। Dr. Ichhaporia, neurophysician, senior consultant and head of department, the Department of Neurology, Jahangir Hospital. He holds over 30 years of experience in the treatment of disorders of the brain, nerves and the spinal cord, and has been painted on walls for now over a decade. And the moderator, who has been introduced to you previously, is Dr. Sudeep Gupta. May I request you to please come up here and begin your panel discussion. Thank you.
This is true house music. नमस्कार, गुड आफ्टरनून, हेलो। तो हमारे पास यहाँ पर बहुत डिस्टिंग्विश्ड, फेमस, दमदार पैनलिस्ट हैं और उनसे हम बात करेंगे अबाउट सम ऑफ द इफ़ेक्ट्स ऑफ ट्रीटमेंट कि क्या क्या जो ब्रेस्ट कैंसर का जो इलाज होता है उससे क्या क्या हो सकता है, उसके कुछ अच्छे परिणाम हो सकते हैं, उसके कुछ दुष्परिणाम भी हो सकते हैं और उनसे कैसे निपटा जाए। तो हमारे यहाँ पर दो सर्जन्स हैं, डॉक्टर रमेश सरीन एंड डॉक्टर शिल्पा। वी हैव अ रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर मैया एंड वी हैव अ गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर मानसुखानी और हमारे पास एक न्यूरोफिजिशियन है डॉक्टर इच्छापुरिया। तो आप सब जो है इनसे कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं, पर आपके बिहाफ पर पहले मैं स्टार्ट करूंगा और पहले सर्जन से स्टार्ट करूंगा क्योंकि कहानी सर्जन से ही स्टार्ट होती है। तो अच्छा, आप लोग सब लोग कुछ कुछ बोलना चाहते हैं? ओके, डॉक्टर शिल्पा राव बताइए क्या कहेंगी आप? सुनाई दे रहा है? ओके, तो मैं केएम से हूँ एंड हम लोग ने केएम में जब 2011 में मैंने सोचा कि ब्रेस्ट क्लिनिक होना चाहिए, नॉट जस्ट कैंसर ब्रेस्ट क्लिनिक होना चाहिए। एंड केएम बीएमसी का हॉस्पिटल है, तो दिन उन्होंने बोला चलो चालू करो, लेकिन सब कुछ आपको करना पड़ेगा, नो पैसा नो स्टाफ। एंड एट दैट टाइम डॉक्टर सुदीप गुप्ता, ही लाइक तुम शुरू करो, हम हैं। And you know, slowly we started getting, he used to come from his very busy schedule at Tata. फिर काउंसलर्स आ गए, 2-3 ट्रस्ट के लोग आ गए जो पेशेंट्स को ट्रीटमेंट करते थे, फिर राजीव गांधी आ गया और फिर लास्ट ईयर से आई हैव बीन ब्लेस्ड दैट ही इंट्रोड्यूस्ड मी टू शोना नाग एंड शी इज़ बीन कमिंग। तो द ब्रेस्ट क्लिनिक एट केएम टुडे इज़ एब्सोल्युटली कंप्लीट विथ एवरीथिंग जो कुछ होना चाहिए। पेशेंट्स हम लोग एक 400-450 पेशेंट्स को ट्रीट किए हुए हमने लास्ट 5 साल में। और मैं जब बैठी थी यहाँ पे तो कोई मेरे को बता रहा था कि डॉक्टर का जो नाता होता है, हमारे डॉक्टर ने बोला है 5 साल के लिए नाता रखना चाहिए। ये नाता 5 साल के नहीं होता है, ये ना उसके बाद फ्रेंडशिप का नाता हो जाता है। एंड द रीज़न आई एम स्टिल एट केएम, यू नो, बिकॉज पीपल से केएम में पैसा नहीं होता है, केएम में इतने सारे अड़चनें होती है, बट व्हाट आई गेट इन केएम, जो आशीर्वाद मिलते हैं और जो ब्लेसिंग्स मिलता है और जो प्यार मिलता है वो अमेजिंग है। एंड आई एम सो हैप्पी दैट आई कैन सी ऑल ऑफ यू ऑल हियर। थैंक यू सो मच। चलिए, धन्यवाद डॉक्टर राव, आपने बहुत अच्छी बातें कही। हम डॉक्टर सरीन आपसे शुरू करें या आप भी कुछ कहेंगी? एक मिनट के लिए मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं दिल्ली से हूँ, अपोलो से हूँ, बट आई एम फ्रॉम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड आई एम वेरी प्राउड टू से डॉक्टर सुदीप गुप्ता इज ऑल्सो फ्रॉम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट, and you can see how famous he is. And just one word about Dr. Shona Nag. I think Shona Nag, I get along very well with her. She is soft, caring, empathetic, and she's the right person to become a doctor. And we are so happy that, you know, and then in addition, her family runs the Nag Foundation. She's blessed. She's blessed with the family who is supporting her, family with the finances, and of course her own efforts. So big hands to Dr. Shona Nagan. बहुत धन्यवाद डॉक्टर सरीन, आपने भी बहुत बढ़िया बातें कही और आपका भी धन्यवाद, आप दिल्ली से इतनी दूर आई पूना। और डॉक्टर सरीन दिल्ली की एक लीडिंग कैंसर की सर्जन है एंड वी आर वेरी थैंकफुल दैट यू कुड मेक इट हियर। तो मैं आपसे शुरू करता हूं, आपने तो बहुत काम किया है ब्रेस्ट कैंसर के फील्ड में कई डेकेड से। तो आप बताइए कि जब महिलाएं आपके पास आती हैं और जब वो सर्जरी जब उनकी होनी होती है तो उनके मन में कैसी आशंकाएं होती हैं, उनको क्या डर लगता है कि क्या होने वाला है, और वो डर कहाँ तक जायज़ है और उसको उस डर से कैसे निपटा जा सकता है?
ये बात तो बिल्कुल ठीक है। हम सब लोग जानते हैं कि जब पहली बारी आपको या किसी को बताया जाता है कि आई एम अफ्रेड यू हैव ब्रेस्ट कैंसर, एंड ये शब्द सुनते ही एवरी पर्सन इज स्टिल सेज कैंसर इज सिनोनिमस विद डेथ। तो उस टाइम अगर बंदा खड़ा हुआ है तो वो कोलैप्स हो जाता है। Now just seen 2 days ago somebody collapsing। और अगर बैठा हुआ है तो उसके दिमाग के आगे काला रंग के सिवाय कुछ नहीं दिखाई देता। वो देखता है कि मौत सामने खड़ी हुई है, उसकी पूरी ज़िंदगी उसके सामने पिक्चर की तरह घूम जाती है। The person has no strength in the legs, the person sits down, she listens half the time she is not listening. So we usually tell them, bring a close relation with you whenever we have to tell them first time for the cancer diagnosis, don't come alone. And as I said, everybody thinks it's synonymous with death, but आज आप यहाँ पर हैं, आपने फिल्म देखी है, for breast cancer it is not synonymous with death, and you must understand that. Breast cancer की ट्रीटमेंट की बहुत इम्प्रूवमेंट हो गई हैं, एंड इफ़ यू टेक द प्रॉपर ट्रीटमेंट, टेक द प्रॉपर सर्जरी, कीमो, रेडिएशन, टारगेटेड थेरेपी, there is 90% chance of your living normally. And I tell my patients, 10% is your positive approach. If you think positively, if you think in your head, ये वापस नहीं आएगा, ना आ सकता है, मेरा पूरा ट्रीटमेंट हो गया, आपका 100% क्योर है. So you have to be पॉजिटिव फ्रॉम इनसाइड. बट पहली बारी तो खैर ऑब्वियसली हम इतना नहीं बता सकते हैं कि आप पॉजिटिव हो, तो आहिस्ता आहिस्ता एज टाइम गोज वी टेल देम टू बी वेरी पॉजिटिव. वी ऑब्वियसली गिव देम one survivor who comes and talks to them and says, I have been through it. And आज शाम को आप 6 लड़कियां देखेंगी जो स्टेज एक्टर्स नहीं हैं, वो आपके सामने एक स्टेज प्रेजेंट करेंगी और वो 40 साल से छोटी हैं, और मैं उनको आपको इंट्रोडक्शन दूंगी. कोई हनीमून पे था, किसकी 1 साल पहले शादी हुई थी, किसी के पास पैसे नहीं थे, मतलब कि दे ऑल कम अप विद अ पॉजिटिव अप्रोच, एंड दिस हैज़ टू कम फ्रॉम इनसाइड. हम आपको समझा सकते हैं, बट ये अप्रोच, ये अंदर से ही साहस आना चाहिए, एंड ऑफ कोर्स फैमिली सपोर्ट तो है ही है. डॉक्टर सरीन, सॉरी टू इंटरप्ट यू, आपसे एक और सवाल पूछूंगा. मैंने ऐसा सुना है कि ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी बड़ी कठिन है, उसमें पेन होता है, उसमें इमीडिएटली इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, सिरोमा भी हो सकता है, और जो है काफ़ी कष्ट आता है अगले 10-15 दिन या 2 महीने, और कई बार तो मैंने सुना है कि पेन वो कई सालों तक रह सकता है. कुछ इसके बारे में बताएं. ये बात बिल्कुल ठीक है कि आफ्टर ऑल सर्जरी, बट ब्रेस्ट एज यू कैन अंडरस्टैंड इज एन आउटसाइड ऑर्गन. ये ऑर्गन बाहर है, नॉट लाइक यूर डूइंग ए लैप्रोटमी और कटिंग इंटेस्टाइन. तो आपका खाना पीना बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होता. 6 घंटे में आप खा सकती हैं, पी सकती हैं, बाथरूम में जा सकती हैं, नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट कर सकती हैं, घर भी जा सकती हैं. तो ब्रेस्ट कैंसर का ऑपरेशन जो सिंपल ऑपरेशन होता है, इतना मुश्किल नहीं होता है. और मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर आपका ब्रेस्ट कैंसर अर्ली स्टेज में है, स्टेज 1 या स्टेज 2 है, तो आपकी ब्रेस्ट सेविंग सर्जरी हो सकती है. और ब्रेस्ट सेविंग सर्जरी के साथ में रेडिएशन लेंगे बाद में, तो उतना ही आपका सर्वाइवल है जितना कि मैस्टेक्टमी से है. अब स्टडीज़ ने प्रूव कर दिया है कि शायद जिनकी ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी है वो ज़्यादा जिंदा रहती हैं, ज़्यादा औरतें. तो इसलिए डरने की कोई बात नहीं है. अगर डॉक्टर आपको बताए कि आपकी ब्रेस्ट सेविंग हो सकती है, हाँ, आपको 5 हफ्ते का रेडिएशन लेना है, जिसके लिए आपको रोज़ आना है और उसका कॉस्ट अलग है, पर आपकी ब्रेस्ट सेव हो सकती है. तो कम से कम आपके दिमाग में कि मैं औरत नहीं रहूँगी, मेरे नौकर क्या कहेंगे, मेरे भाई बहन क्या कहेंगे, और 6 हफ्ते तक तो कुछ भी कर लो. लार्ज ब्रेस्टेड हो तो एक साइड तो फ्लैट लगती है, तो उसमें कैसे छुपाऊँ, क्या करो. तो अगर आपकी ब्रेस्ट सेविंग हो सकती है, तो आई थिंक इफ द डॉक्टर सेज यू कैन अंडरगो ब्रेस्ट सेविंग. तीसरी चीज़ यू मस्ट नो कि देयर इज समथिंग कॉल्ड मैस्टेक्टमी इज रिमूवल ऑफ द ब्रेस्ट. ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्ट भी हो सकती है. अगर आप उसमें एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं, या आप सोचते हैं मैं नहीं हो पाऊंगी, आप जवान हैं, यू थिंक योर हस्बैंड मे नॉट बी इंटरेस्टेड इन यू आफ्टर मैस्टेक्टमी, आपकी ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन सूटेबल पेशेंट्स में उसी टाइम भी हो सकती है जब ब्रेस्ट निकालते हैं, और बाद में भी हो सकती है. तो घबराने की कोई बात नहीं है. ट्रीटमेंट है, ब्रेस्ट सेव हो सकती है, ब्रेस्ट बन सकती है. मैस्टेक्टमी में
there are little complications with every surgery, but not major ones. So अच्छा we can talk डॉक्टर, ये about तो आपने बहुत बढ़िया बताया कि ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी में आमतौर पर कोई बहुत इतने भयंकर टाइप के साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं और ज़्यादातर महिलाएं अच्छी रिकवरी कर लेती हैं विद इन अ फ्यू वीक्स टाइम, फ्यू डेज टू फ्यू वीक्स टाइम। अच्छा डॉक्टर शिल्पा राव, आपसे पूछते हैं, एक मैंने ये भी सुना है कि ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी में इस जगह को, जिसको बगल या एक्जिला बोलते हैं, वहाँ से लिम्फ नोड निकालने पड़ते हैं, गांठें निकालनी पड़ती हैं और उसके चलते कई साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। शोल्डर में पेन हो सकता है या हाथ में सूजन आ सकती है। तो आपका क्या विचार है, इसको कैसे कम किया जा सकता है और ये होता है कि नहीं होता, कितने प्रतिशत में होता है और इसके बारे में क्या किया जा सकता है? तो हाँ, इट इज़ एक ज़रूरी हिस्सा होता है ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी में कि हम खांके में जो लिम्फ नोड्स बोलते हैं उसको निकालें। आजकल ऑफ कोर्स अगर अर्ली कैंसर हो और ब्रेस्ट में कुछ गांठें नहीं लग रही हों तो एक सेंटिनल नोड बायोप्सी भी की जा सकती है, जहाँ पे जो वो लिम्फ नोड्स भी ना स्टेप्स चढ़ के जाते हैं, तो ऐसे सीधा ऊपर छलांग नहीं लगाते। तो जो फर्स्ट स्टेप पे है अगर उनका जांच किया जाए, अगर वो नेगेटिव हैं तो शायद ये सर्जरी नहीं करनी पड़े। लेकिन जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, मोस्ट ऑफ देम एडवांस्ड स्टेज में आते हैं, अभी भी एडवांस स्टेज में आते हैं, तो उनका करना ज़रूरी होता है। उसके लिए एक आई थिंक 15% पेशेंट्स को इमीडिएटली या लेटर ऑन हो सकता है। वन ऑफ द ईजीएस्ट वेज जो ये कम कर सकते हैं कि जो ब्रेस्ट सर्जन है, जो सर्जन ने ब्रेस्ट कैंसर में ट्रीटमेंट में ट्रेनिंग ली है, अगर वो सर्जन ये सर्जरी करे तो जो लैटरल होते हैं, जो लिम्फ नोड्स हाथ को ड्रेन करते हैं, अगर उनको छोड़ दिया जाए तो काफ़ी हद तक ये कॉम्प्लिकेशन रिड्यूस हो जाता है। इनफैक्ट ऑलमोस्ट एक 3 या 4% तक इसका रिडक्शन हो सकता है। तो आपने ये बताया कि प्रॉपर अच्छी सर्जरी करनी चाहिए, अगर ज़रूरत नहीं हो तो पूरे एक्सिला के सारे लिम्फ नोड नहीं निकालने चाहिए, और अगर निकालने भी पड़ें तो उसके कई उपाय हैं कि लिम्फेडिमा या जिसे सूजन बोलते हैं हाथ की, जो कि एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट है और उसको कम किया जा सकता है। डॉक्टर सरीन, आपसे फिर से पूछूंगा, कुछ आप प्रैक्टिकल उपाय बताएं। सपोज एक महिला ने ऑपरेशन कराया और उसके एक्जिला में से गांठें निकालनी ही पड़ी, तो देखिए अगर एक बार हो गई वो सूजन तो उसका इलाज करना तो बड़ा मुश्किल है लिम्फेडिमा का। आप ये बताइए उसको कैसे कम किया जाए। राइट। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जो अभी डॉक्टर शिल्पा ने बोला कि लिम्फ ग्लैंड्स अगर आपके एनलार्ज या उनमें कैंसर नहीं है तो सबको निकालने की ज़रूरत नहीं है। सो दैट ब्रिंग्स अस टू द पॉइंट अर्ली डिटेक्शन। अर्ली डिटेक्शन मीन्स गिल्टी छोटी, लिम्फ नोड्स नॉट एनलार्ज। छोटी गिल्टी, छोटा ऑपरेशन, छोटा लिम्फ नोड, मतलब आप एक दिन में घर जा सकते हैं। तो दैट अगेन फॉर दिस सर्वाइवर्स मीटिंग, अर्ली डिटेक्शन, व्हाट आर द साइंस ऑफ अर्ली ब्रेस्ट कैंसर्स that you all should know, and how to detect them and how to find them, and what screening methods you should be doing or children should be doing, or your बहन भाई है माँ किसी को भी, वो आप सबको पहले ही बता दिया कि आप you are the agents for awareness. So please keep that in mind. Early detection save you the lymphedema that we are going to talk about. So ये swelling of the arm को बोलते हैं lymphedema. एक lymphatic tissue होता है, lymphatic fluid होता है। जब cells breathe करते हैं तो वो lymphatic fluid, lymphatic channels carry करके यहाँ ले जाती हैं। जो lymph glands arm के होते हैं और जो breast के होते हैं more or less उसी जगह पे enter होते हैं। जब आप ब्रेस्ट के निकालेंगे तो ये भी बंद हो जाते हैं टू अ लार्ज एक्सटेंट। और अगर आपने लिम्फ नोड्स निकाले हैं, और आजकल तो 2 से ज़्यादा, क्या 1 से ज़्यादा लिम्फ नोड है, तो रेडिएशन वाले रेडिएशन भी दे देंगे। रेडिएशन से जो बचे खुचे लिम्फ नोड्स हैं, लिम्फेटिक्स हैं, वो भी ख़त्म हो जाते हैं। तो टू सम एक्सटेंट यू कांट अवॉइड लिम्फेडिमा, but yes, there are precautions that you have to take, and those precautions, I think there is a full session on lymphedema tomorrow, and maybe you have more questions. If there is time left, I'll talk about lymphedema की precautions क्या हैं, आपको क्या ध्यान में रखना है, और आप
क्या करने से आपका लिम्फेडिमा नहीं होगा। डॉक्टर प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट तो होगा। कुछ महिलाएं शायद कल ना हो, अगर आप 2 लाइनों में बता पाएं कि यहाँ पे ब्लड प्रेशर उस आम में ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, उसमें से ब्लड लेना चाहिए कि नहीं, उसमें नाखून अगर कुछ आप करने वाले हैं, पेयरिंग या पेडिक्योर या मैनिक्योर व्हाटएवर, बहुत, यस यू आर राइट, तो इन सब का मेडिक्योरिंग क्या ये बाल निकालते हैं, वैक्सिंग, तो ये सब जरा आप वैक्सिंग यहाँ करवा सकते हैं। आप इनको अगर 2 मिनट में बताएं तो बड़ी प्रैक्टिकल बात होगी। ये बिल्कुल ठीक बात है। सदियों से हम बता रहे हैं लोगों को, मेक श्योर उस लेडी को, वो बेचारी एक टैग लेके घूमती है, इधर से ब्लड प्रेशर नहीं लेना, इधर से ब्लड सप्लाई नहीं लेना। अभी के रिजल्ट्स कह रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपका ब्लड प्रेशर उधर से लिया जाए तो। पर हाँ, ये बात है कि अगर आप आईसीयू में हैं और वो हर 5 मिनट में ले रहे हैं तो शायद थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और ब्लड भी अगर सिर्फ क्लीन सिंपल ब्लड टेस्ट अच्छी जगह से करवाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, अगर आपका आईवी लाइन लगा है और इधर इन्फ्लेमेशन हो रहा है आईवी लाइन की इधर, तो इन्फ्लेमेशन विल ब्लॉक सम मोर लिम्फेटिक्स, और लिम्फेटिक्स ब्लॉक हो जाएंगे तो और स्वेलिंग हो जाएगी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वांट टू टेल यू इज, वन इज प्रिवेंशन। आप इस हाथ से गार्डनिंग करते हैं तो ग्लव्स पहन के करिएगा, खाना बनाते हैं तो बी श्योर कि इधर कुछ गिरे विरे नहीं। अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है, दैट यू मस्ट ऑल अंडरस्टैंड, क्योंकि मैं कितना समझाती हूँ फिर भी मेरे मरीज़ 5 दिन बाद में आएंगे, लाल रंग की यहाँ लाइन हुई, सेल्यूलाइटिस हुई, इन्फ्लेमेशन हुआ, 5 दिन तक घर बैठे रहते हैं। यू मस्ट टेक एंटीबायोटिक्स इमीडिएटली, बिकॉज यू प्रिवेंट इन्फेक्शन और यू ट्रीट इन्फेक्शन, तो आपका लिम्फेडिमा कम हो जाता है अगर आपका है। देन there are many equipments available. There is something called a massage from here to here, raise your arm above, gravity drains it. Then there is something called a vacuum pressure that the physiotherapist have. अगर बहुत ज़्यादा है तो वो लगाने से, और थोड़ी सी bandages हैं, थोड़ी सी massages हैं, वो काफ़ी लंबा सेशन है जो आपको कल बताया जाएगा। But prevent, and अगर कुछ होता है infection तो please take antibiotics, and there is 1 or 2 antibiotics which are really known to be very effective for this treatment. चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत बढ़िया बताया कि उसको प्रिवेंट करना चाहिए जहाँ तक हो सके, और उसके कई सारे उपाय आपने भी बताए। तो सर्जरी के बाद नॉर्मली ऑर्डिनरीली नंबर आता है कीमोथेरेपी का या फिर हार्मोन थेरेपी का। तो कीमोथेरेपी का तो स्पेशलिस्ट मैं ही हूँ यहाँ पर यहाँ पर डॉक्टर शोना नाग हैं क्या? नहीं है। तो मैं सवाल अपने से तो पूछ सकता हूँ, पर आप लोगों से भी पूछ ही सकता हूँ, आप सब कैंसर के ही डॉक्टर हैं। तो बताइए डॉक्टर शिल्पा, आप तो कीमोथेरेपी भी देती हैं केईएम हॉस्पिटल में, तो हर कोई जो है सर्जरी से उतना नहीं घबराता, ना रेडिएशन से, लेकिन कीमोथेरेपी का नाम सुनते ही हर किसी के होश फाख्ता हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि अब पता नहीं क्या होने वाला है। तो आप बताइए कि ब्रेस्ट कैंसर की जो कीमोथेरेपी है, अच्छा शोना जी आ गई, आइए। एक सीट हमने आपके लिए रखी हुई है, बट शिल्पा से हमने पूछा था तो आप बताएं कि जो कीमोथेरेपी है उससे बहुत डर लगता है हर किसी को। आइए। बैठिए। तो हम लोग कीमोथेरेपी की बात करें तो बताएं जरा कि वो डर कहाँ तक जायज़ है और क्या करना चाहिए। जब पेशेंट्स आते हैं और ग्रुप, हम केएम डजंट हैव अ स्पेशल वार्ड, बट जो हमारे पेशेंट्स हैं सारे साथ में बैठे रहते हैं, तो उनमें से कई लोगों ने 3, 4, 5 साइकिल्स लिए होते हैं। सो ऑटोमेटिकली एक सपोर्ट ग्रुप पेशेंट्स का ही हो जाता है, एंड दे समझाओ ईच अदर कि क्या करना होता है। जो हाँ वो लोग ही खुद से बोलते हैं ये बड़ा इंजेक्शन है, ये छोटा इंजेक्शन है, उसके क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो हाँ, थोड़ा सा नौसिया होता है, उल्टी जैसा लगता है, जी मचलाता है जब इंजेक्शन लेते हैं। कभी कभार खून की जो पेशियाँ होती है वो कम हो जाती हैं, जो थोड़ा सा डेंजरस होता है। उसके लिए नॉर्मली हर कीमोथेरेपी के पहले हम लोग जांच कराते हैं खून का, उसमें नॉर्मल पेशियाँ हैं कि नहीं। उल्टियों और जो मुंह में छाले वगैरह पड़ जाते हैं, अब डॉक्टर नाग ने हमको एक बड़ा प्रोटोकलाइज्ड एक ट्रीटमेंट प्लान दिया हुआ है। सो
बहुत सारी स्टडीज़ हैं, उसके बाद ये प्लान इन्होंने बताया है, जिससे काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स ऑलमोस्ट हम लोग ज़ीरो तो नहीं हो जाता, लेकिन बहुत बेरेबल हो जाते हैं, बहुत अच्छे से पेशेंट्स सह पाते हैं. एंड लाइक एवरीबडी इज़ बीन सेइंग पॉजिटिविटी है, हर कोई हंसता है अपने आप से, उससे काफ़ी कुछ भी कम हो जाता है. जो लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट अभी कोई बता रहा था, बाल जाते हैं, वो बाल जाते हैं तो वापस कर्ली बाल. इनफैक्ट हमारे काफ़ी पेशेंट्स बुजुर्ग होते हैं एंड दे कम एंड टेल मी कि पता है मैंने जब छोटी थी तब से हमको बाल शॉर्ट कटवाने थे और घर पे किसी ने अलाउ ही नहीं किया, और अभी हम हमारे कितने स्मार्ट लग रहे हैं हम लोग, एंड दे आर सो हैप्पी. सो ये जो बाल जाना वगैरह ये टेम्परेरी है, वापस आ जाता है, और बाकी के जो भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं मोस्टली वापस आ जाते हैं. एक हाथ दो इंजेक्शन से हार्ट पे इफेक्ट हो जाता है, बट आई थिंक शोना विल बी एबल टू टेल यू बेटर ऑन दैट. चलिए, बहुत अच्छा. अभी शोना जी आपसे पूछते हैं, पर आपसे पूछने से पहले यहाँ पर बैठी हुई महिलाएं जो हैं वो बताएं कि उनमें से कितनों ने कीमोथेरेपी ली है. अच्छा, ठीक है, ओके. Unfortunately, I just want to, unfortunately, ये medical oncologist क्या, I mean the literature, the sciences, अब तो early से early stage में भी कीमोथेरेपी लगती है. चलिए, उम्मीद करते हैं कि कीमोथेरेपी का इस्तेमाल कम हो जाएगा फ्यूचर में. लेकिन आपसे एक और बार पूछता हूँ, आप में से कितनों को कीमोथेरेपी लेने के बाद ऐसा लगा कि जितना हम डर रहे थे, जितना हमने सुना था कि खतरनाक है, उतना नहीं है? चलिए, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद. मैं एग्जैक्टली यही बोलता हूँ अपने पेशेंट्स को कि आप जितना घबराए हुए हैं यहाँ पर आते वक्त, आप मेरे को 2 साल बाद मिलेंगे तो आप बोलेंगे कि शायद कुछ खास नहीं था. तो शोना जी आप बताएं, खास तो है, ऐसा नहीं है कि खास नहीं है, लेकिन फिर भी उतना डरावना नहीं है जितना मैंने सोचा था. तो शोना जी आप बताएं कि आप तो कीमोथेरेपी सुबह शाम दोपहर हमेशा देती हैं, तो और आपके साथ मैं भी उसी सीट में हूं, तो आप बताएं कि पेशेंट्स को क्या सलाह देंगी आप कीमोथेरेपी के बारे में, उसके शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट्स के बारे में, और फिर डॉक्टर इच्छापुरिया से पूछेंगे अबाउट सम लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स. तो पहली बात तो यह है कि काउंसलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, और जब कुछ अनजान होता है तो बहुत डरावना होता है. तो समझाते हैं लोगों को कि कीमो से इतना डरना नहीं है, पहले साइकिल में थोड़ी तकलीफ होगी, उसके बाद आप सब चैम्पियंस बन जाएंगे और आके ट्रीटमेंट डे के बेसिस पर लेके चले जाएंगे. जो भी साइड इफ़ेक्ट ज़्यादातर रहते हैं सब टेम्प्ररी, जो हेयर लॉस बोलते हैं, वाइट सेल काउंट कम होता है, जो मुंह में छाले आते हैं, तो फिर हम सिखाते हैं कि अगर छाले आए तो खाना कैसा बदलना है, डाइट कैसा बदलना है, लाइफस्टाइल कैसा बदलना है. तो जो भी साइड इफ़ेक्ट्स है उसके लिए अपने पास काफ़ी सॉल्यूशंस हैं, और जिसको 5% लोगों को बहुत तकलीफ़ होगी, लेकिन उनको हम इनकरेज करके हम आगे बढ़ाते हैं और कीमोथेरेपी ख़त्म करते हैं. एक बता दूँ, अगर कीमो शुरू किया और आपने पूरा नहीं किया तो ज़्यादा हार्म होता है, ज़्यादा हानि होती है. तो थोड़ा धीरज, आप तो सब एक्सपीरियंस्ड है, आपको मालूम है क्या होता है, और जो लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसके बारे में भी ज़्यादा ख्याल करना पड़ता है, और वो डॉक्टर इच्छापुरिया आपको बताएंगे. चलिए, अभी डॉक्टर इच्छापुरिया के पास जाने से पहले मैं आपसे बात करता हूँ डॉक्टर मैया, क्योंकि उसके बाद नंबर आता है रेडिएशन का कीमोथेरेपी के बाद. तो मैंने सुना है कि स्किन पूरी जल जाती है, वो कॉन्ट्रैक्चर हो जाते हैं, कुछ और गड़बड़ हो जाती है. आपको क्या लगता है, रेडिएशन बहुत खतरनाक इलाज है या ठीक ठाक? आप बताएं. जब कोई पेशेंट कीमोथेरेपी झेलने के बाद रेडिएशन के लिए आते हैं तो रेडिएशन तो केक वॉक बोलते हैं, यानी कि ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो भी इफ़ेक्ट होता है वो लोकल होता है. जहाँ पे हम रेडिएशन देते हैं सिर्फ उसी जगह पे. ये स्किन वगैरह का जलना वो थोड़ी बहुत तो रहेगी, पर वो उतना खतरनाक चीज़ नहीं है कि उसको हम नज़रअंदाज करके आगे जा सकते हैं. ऐसी कुछ सीरियस बात नहीं है. पर रेडिएशन के स्किन के जलने के अलावा थोड़े बहुत और साइड इफ़ेक्ट्स भी है. जैसे कि हम रेडिएशन के साइड इफ़ेक्ट्स को 2 हिस्से में बांटते हैं. एक है अक्यूट, यानी कि जब रेडिएशन ले रहे हैं जो साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं,
और जो लेट यानी कि रेडिएशन देने के बाद 3 महीने रेडिएशन 3 महीने के बाद जो भी प्रॉब्लम्स होने की संभावना है रेडिएशन की वजह से वो होते हैं। और ये जो रेडिएशन सिर्फ रेडिएशन की वजह से प्रॉब्लम नहीं हो सकता। समटाइम्स रेडिएशन के साथ साथ जब पहले कीमोथेरेपी देते थे पहले कीमोथेरेपी जो दिया होगा उसकी वजह से भी थोड़ा साइड इफ़ेक्ट्स मेंटेन हो सकता है, क्योंकि स्किन बहुत सेंसिटिव हो जाता है कीमोथेरेपी के बाद, और इसकी वजह से कुछ लोगों का स्किन बहुत ही सेंसिटिव नाजुक रहता है, कुछ लोगों के नहीं रहते। तो जब रेडिएशन देते हैं तो वो बाहर से यानी कि एक्सटर्नल रेडिएशन जब देते हैं वो ब्रेस्ट के अंदर जाता है स्किन के द्वारा, तो इसलिए थोड़ा बहुत तो स्किन का चेंजेस होएगा ही, वो हम मना नहीं कर सकते। कुछ लोगों के जो स्किन सेंसिटिव रहते हैं, जो हाइजीनिक कंडीशन मेंटेन नहीं करते, तो उन लोगों को हो सकता है कि छाले भी पड़े। अच्छा, कुछ लोगों को रेडिएशन ख़त्म होने के बाद थोड़ा स्किन का हार्डनेस भी हो सकता है, पर यूजुअली एक्सरसाइज और व्यायाम और ये सब लिम्फेडिमा का एक्सरसाइज वगैरह करने से काफ़ी कुछ नॉर्मल हो सकता है। हाँ, कुछ लोगों को 3 महीने लग सकता है, कुछ लोगों को 3 साल भी लग सकता है, पर एवेंचुअली वो थोड़ा बहुत तो बॉडी यूज़ हो जाता है कि आपको खुद जान जाते हैं कि क्या क्या करना है। कुछ लोगों को रेडिएशन के बाद लिम्फेडिमा थोड़ा ज़्यादा होने की संभावना रहता है, तो उन लोगों को नियमित रूप से एक्सरसाइज करने से काफ़ी फ़ायदेमंद होएगा। पर कल जो है वो एक्सरसाइज सेशन वगैरह रहेगा मेरे ख्याल से, तो आप उनमें से सीख सकते हैं कि क्या क्या करना है। लेफ़्ट साइडेड रेडिएशन, लेफ़्ट साइड के ब्रेस्ट को जब रेडिएशन देते हैं तो थोड़ा बहुत डोज हार्ट यानी कि हार्ट को भी जा सकता है। वो खासकर जिन लोगों को हार्ट का बीमारी पहले से है और जिन लोगों को एक किस्म का हर्सेप्टिन या लाल कलर का एक दवाई जो एंथ्रासाइक्लिन्स बोलते हैं, उन लोगों को जब वो डोज मिलता है तो हार्ट में भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होने की संभावना है, पर इसका परसेंटेज बहुत ही कम है। यानी कि हर 1000 आदमी में 5 आदमी को ऐसा होने की संभावना है। वरना रेडिएशन जो है वो आपका जो मेन ट्रीटमेंट होने के बाद रेडिएशन सबसे छोटा वाला ट्रीटमेंट है, तो इससे घबराने की कोई ज़रूरी ऐसी बात नहीं है कि कुछ प्रॉब्लम होगा, बहुत खतरनाक चीज़ है। 1 मिनट आपको इंटरप्ट करूंगा। तो पहले मैंने सुना था कि रेडिएशन लंबा चलता था 5 हफ्ते तक, अब आजकल थोड़ा जल्दी में भी किया जा सकता है। हाँ, 3 हफ्ते में ऐसा भी है क्या? या ऐसा भी है, पर ये जो छोटे टाइम का रेडिएशन है वो खासकर अर्ली स्टेज डिजीज़ के लिए होता है। जो स्टेज 1 और स्टेज 2 के डिजीज़ रहता है उनके लिए हम 3 हफ्ते के अंदर पूरा ट्रीटमेंट ख़त्म कर सकते हैं। इसको हम हाइपोफ्रैक्शनेटेड रेडियोथेरेपी बोलते हैं। जिन लोगों का ट्रीटमेंट थोड़ा जिन लोगों का जो कैंसर है थोड़ा एडवांस्ड है, जैसे कि स्टेज 3 या स्किन का इन्फिल्ट्रेशन होता है स्टेज 4 के कंडीशन में, तभी हमें ब्रेस्ट के अलावा हमें नेक के साइड पे, जिसे हम सुप्राक्लाविकुलर रीजन बोलते हैं, वो जगह को भी रेडिएशन देना ज़रूरी पड़ेगा। हाँ, हम कम टाइम पे दे सकते हैं, पर बेहतर होगा, क्योंकि साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह कंट्रोल करने के लिए बेहतर होगा कि हम जो प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट 5.5 वीक्स 6 वीक्स का ट्रीटमेंट दें। हाँ, अर्ली स्टेज में हम 15 दिन का ट्रीटमेंट यानी कि 3 हफ्ते का ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं। इसमें ये देखा गया है कि जो 15 दिन का ट्रीटमेंट है और जो 6 वीक्स का ट्रीटमेंट है, उसमें जो फाइनल आउटकम है यानी कि जो सर्वाइवल बेनिफिट है, लोकल कंट्रोल है, उसमें कुछ खास अंतर नज़र नहीं आया है। तो इसलिए आजकल ये ट्रीटमेंट भी आ गए हैं, 15 दिन के अंदर भी हम पूरा ट्रीटमेंट ख़त्म कर सकते हैं। एक और ट्रीटमेंट है जिसे हम एक्सेलरेटेड पार्शियल ब्रेस्ट रेडिएशन बोलते हैं, जो सिर्फ वो गांठ के जगह को हम रेडिएशन देते हैं। ये इसमें हम सिर्फ 5 दिन का ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, पर ये सिर्फ अर्ली स्टेज है जिसमें जैसे कि लिम्फ नोड्स का इन्वॉल्वमेंट जिसमें नहीं है और बहुत ही अर्ली स्टेज है। ER/PR पॉजिटिव वाले पेशेंट्स को ये ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं। तो हर पेशेंट जो है वो अलग अलग रहता है, तो हम ऐसा ब्लैंकेट स्टेटमेंट नहीं बोल सकते कि हम 15 दिन का देंगे, 5 दिन का देंगे और 5 हफ्ते का देंगे। तो हर पेशेंट को हमें इंडिविजुअलाइज करके उस टाइप का ट्रीटमेंट देना ज़रूरी पड़ेगा। चलिए, आपने बहुत बढ़िया बताया। इन्होंने एक बहुत बड़ी अहम बात कही, जिसको आजकल दुनिया में बोला जाता है पर्सनलाइज मेडिसिन। कहने का मतलब एक दायरा तो है इलाज का, लेकिन हर पेशेंट थोड़ा अलग है और थोड़ा इंडिविजुअलाइज करके उस पेशेंट के मुताबिक ट्रीटमेंट देना चाहिए।
चलिए अभी आगे बढ़ते हैं और थोड़ा दो बड़े इंपॉर्टेंट लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। पहले आपसे बात करते हैं डॉक्टर मानसुखानी। हमारे इंडिया में क्योंकि हमारा पॉपुलेशन स्ट्रक्चर ऐसा है तो काफ़ी जो यंग एज की महिलाएं हैं उनको भी ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है। Yes. और जैसे हमारे टाटा हॉस्पिटल में हमने एक एनालिसिस किया था, जो 35 साल से कम उम्र के का प्रोपोर्शन था वो था करीब करीब 10% या 12%, और 50 साल से कम का तो प्रोपोर्शन कम से कम 60% है। तो आप ये बताइए, मेरे पास कई बार बड़ी यंग महिलाएं आती हैं और आजकल आपने देखा है कि बच्चे जो है वो लेटर एज में पैदा होते हैं, कई बार नहीं भी हुए होते। तो मेरे पास तो मेरे पास बड़ी कठिन समस्या होती है। ये यंग लेडी आती है 33 साल की, वो कहती है डॉक्टर साहब मेरे तो बच्चे नहीं हुए और आप मेरे को कीमोथेरेपी देने वाले हो, तो मेरा क्या चांस है बाद में बच्चे होने का, और आप कुछ कर सकते हो इसके बारे में या नहीं? तो इसके बारे में बताएं थोड़ा, हार्मोनल क्या इन्फ्लुएंस होते हैं ट्रीटमेंट्स के, और ये फर्टिलिटी यानी कि बच्चे पैदा करने की संभावना, इसका क्या आउटकम है? सी यूजुअली यस 35 से कम अगर हैं तो उनका फर्टिलिटी का चांसेस काफ़ी अच्छा रहता है। इट्स लाइक ऑल्सो, लेकिन एक और बात है कि जिन लोगों को ब्रेस्ट कैंसर यंग एज में हुआ होता है, दैट इज़ यूजुअली अ मोर विरुलेंट वन, एम आई राइट? It's usually the more कुछ हद तक correct. to some extent. But if they have taken chemotherapy, पहले तो उनके periods mostly गायब हो जाते हैं. Most of the times period 2 साल तक 3 साल तक गायब हो जाते हैं, and suddenly उनको ऐसा लगता है कि हमारा fertility चले गया है, हम कभी pregnant नहीं हो पाएंगे. लेकिन most of the time period वापस आ जाता है after they have finished. And in fact अभी बहुत studies भी हैं जो बोल रहे हैं कि after 2 years of full treatment there is no harm in trying for pregnancy. मैंने actually 2 patients को ऐसे manage भी किया है and we've had fantastic deliveries without any side effects. ठीक है, लेकिन हाँ pregnancy थोड़ा बहुत recurrence का risk बढ़ा देती है, लेकिन अगर आप पहले से ही clearance ले चुके होते हो अपने breast specialist से कि आपका full clearance है, और pregnancy के दौरान भी अगर आप कंटिन्यूसली सर्वेलेंस चालू रखते हो, पैल्पेशन करते हो, तो आई थिंक कि यू कैन गेट अवे विथ वेरी गुड रिजल्ट्स. हाँ, अगर एज 38 और 40 वगैरह है तो वैसे भी आपकी फर्टिलिटी सिर्फ 1% रहती है और बहुत ही कम हो जाता है. तो आई वुड सजेस्ट कि जिन लोगों को सेकेंड प्रेगनेंसी चाहिए या कभी प्रेग्नेंट नहीं हुए हैं, यू शुड फिनिश योर ट्रीटमेंट फास्ट and quickly look at getting pregnant in whatever way. आजकल बहुत drugs और injections हैं जो काफ़ी safe है, और अगर सही डोज में यूज़ किए गए तो you can achieve fertility. तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि oh God कि मेरा तो पीरियड ख़त्म हो गया, मैं कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती हूँ. हाँ, आप बताइए डॉक्टर सरीन. आजकल there is a big association called fertility preservation in cancer. Big organizations talking about कि अगर आपको कैंसर है तो आपकी फर्टिलिटी को कैसे प्रिजर्व करा जा सकता है. ये तो 35 साल की बोली, जो 40-45 साल के होते हैं, इफ़ दे वांट अ चाइल्ड तो उनकी फर्टिलिटी वैसे ही कम होती है. आपने कीमो दी तो वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है. तो इट इज़ ऑल्सो एडवाइजेबल कि कीमो शुरू करने से पहले आप अपने ओवा दे दीजिएगा और आपके फर्टिलाइज हो जाएं आपके पार्टनर के साथ में, तो आपके एम्ब्रियोज 5-5 साल 10-10 साल तक भी रखे जा सकते हैं. और जब डॉक्टर बोले कि अब आप प्रेग्नेंट हो सकते हो तो वो एम्ब्रियो आपको इम्प्लांट करे जा सकते हैं और आपकी फर्टिलिटी ऐसे मेंटेन हो सकती है. दूसरा, आई थिंक मे बी डॉक्टर गुप्ता, 1 मिनट मैं आपको इंटरप्ट करूंगा. ये आपने बहुत बढ़िया बात कही कि एम्ब्रियो क्रायो प्रिजर्वेशन वगैरह किया. आपका कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस है इसके साथ? हाँ बिल्कुल, बताएं जरा. आज शाम को आप प्लीज़ ज़रूर आइएगा. 6 लड़कियां आई हैं दिल्ली से, उसमें से एक लड़की का एम्ब्रियो 4-5 अच्छे एम्ब्रियो प्रिजर्व्ड है. एक तो खैर उसने करा नहीं हुआ, बट शी इज़ गोइंग टू गो फॉर अ सेकेंड एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट. सो देर आर 4 or 5 हु हैव गॉन फॉर एम्ब्रियो प्रिजर्वेशन. अभी उनकी फैमिली नहीं हुई है, बट दे हैव प्रिजर्व देयर एम्ब्रियोज फॉर लेटर यूज़. दोज जिनकी 1 साल हुआ है शादी को, जिनकी शादी हनीमून पे गए और कैंसर डायग्नोज हो गया है, तो उनको तो नेचुरली अगर ये रास्ता उनको पसंद है, कीमो इनकी ज़रूर डिले हो जाती है 4-5 हफ्तों के लिए, बट आई थिंक यू विल बी एबल टू टेल अस इज़ इट सेफ और नॉट सेफ.
तो ये एम्ब्रियो प्रिजर्वेशन एक है, और दूसरा ये लोग आपको बताएंगे कि एक दवाई और होती है कॉल LDH GnRH एनालॉग, GnRH एनालॉग, जो कीमो के साथ में देने से आपकी फर्टिलिटी, आपके ओवरीज ज़्यादा प्रिजर्व हो सकते हैं. सो इफ़ यू मीट समबडी हु वांट्स कि मेरे को बच्चे चाहिए कीमो के बाद में, तो डॉक्टर से बात करनी चाहिए. तो कहने का मतलब कि जो सिचुएशन है वो बिल्कुल निराशाजनक नहीं है, उसमें काफ़ी अच्छा चांस है कि अगर बच्चा चाहिए ही डायग्नोसिस के बाद, तो काफ़ी अच्छा चांस है कि शायद वो हो ही जाएगा, और उसके कई सारे तरीके हैं. आपने एम्ब्रियो के बारे में बताया, और आप थोड़ा GnRH के बारे में बताएं कि कोई इंजेक्शन दिए जा सकते हैं फर्टिलिटी प्रिजर्व करने के लिए. तो ये ज़ोलाडेक्स नाम का एक इंजेक्शन है, और स्टडीज़ हुई हैं इसके बारे में कि ये यूजुअली हम कीमो के पहले शुरू करते हैं और कीमो ख़त्म होने तक महीने में एक बार देते हैं. इससे क्या होता है कि ओवरीज सो जाती हैं, तो वो प्रोटेक्ट हो जाते हैं, और ये कीमो होने के बाद फिर वो ओवरीज फिर से शुरू होते हैं फंक्शन करना. तो जो पीरियड्स है वो वापस आने के चांसेस ये ड्रग के साथ ज़्यादा है. तो मतलब अगर कुंभकर्ण सोया हो तो फिर वो लड़ाई में नहीं है, तो उसके ऊपर कुछ इफेक्ट भी नहीं होगा. चलिए, आपने अच्छी बात कही. आपके पास वापस आता हूँ. देखिए, एक तो फर्टिलिटी है, लेकिन एक दूसरी चीज़ ये है कि हार्मोन्स का मतलब मेनोपॉज. देखिए, आजकल मेरी समझ में मुझे ऐसा लगता है कि जो एवरेज औसत जो उम्र है मेनोपॉज के, मतलब जबकि महिला के पीरियड्स खत्म हो जाते हैं, वो शायद 50 साल के आसपास होगा या 48 होगा. 46. हाँ, मतलब वो थोड़ा सा वेरिएबल है. अर्बन इंडिया में शायद 48-50 होगा, रूरल इंडिया में शायद 45 या 44 या 46 होगा. लेकिन आप ये बताइए कि कई सारी महिलाओं को ये सारे ट्रीटमेंट्स के चलते अर्ली मेनोपॉज हो ही जाता है. हालांकि आप जैसे जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, अगर आप किसी 42 साल की महिला को सारा ट्रीटमेंट दें तो 60-70% चांस है कि वो हो जाता है उसका मेनोपॉज. तो आप ये बताइए कि उसके बारे में क्या करना चाहिए, क्योंकि मेनोपॉज में तो हमने सुना है कि बड़ी गड़बड़ हो जाती है, कई तरीके के सिम्टम्स हो जाते हैं. तो उसके लिए क्या करना चाहिए? मैं एक बात बताना चाहूँगी कि मेनोपॉज एक समय नहीं है आपकी लाइफ में कि वो 1 साल में ख़त्म हो जाएगा या 2 साल में ख़त्म हो जाएगा. वो एक पूरा पीरियड है जब से आपकी माहवारी बंद हो जाती है. That entire period till the time you are alive is your menopause. तो किन किन को बहुत जल्दी symptoms होते हैं. इनफैक्ट as soon as operation होता है उनको hot flushes शुरू होने लगते हैं. एंड स्पेशली अगर आपका ब्रेस्ट के साथ साथ अगर ओवरीज भी निकाला गया हो एज अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, तो उनको ज़्यादातर यहाँ कीमो के बाद बहुत जल्दी hot flushes, डिप्रेशन, नींद नहीं आना, चिड़चिड़ करना, हस्बैंड से नज़दीक जाने का इच्छा नहीं होना, लॉस ऑफ लिबिडो व्हाट दे से, and you automatically stop feeling feminine because in India एक तो बच्चेदानी होनी चाहिए, and second you should have a good figure, then you are supposed to be a woman. एंड इवन यूट्रस निकालने के लिए बहुत मानसिक ये होता है टैबू कि लोग नहीं निकालना चाहते. सो दीज आर वेरी कॉमन सिम्टम्स. एंड कई बार हस्बैंड्स आते हैं मेरे क्लिनिक में, इनफैक्ट लेडीज़ आके रोए हैं, and the husbands are saying she's just a different woman, she's just not behaving herself, she's just fighting with everybody, and from बाई से झगड़ा होता है, बच्चों के साथ झगड़ा होता है, हस्बैंड के साथ झगड़ा होता है. सो ये एक नेचुरल चीज़ है जो हर लेडी को होता है. एंड इसके लिए फैंटास्टिक इंजेक्शंस, टैबलेट्स, ड्रग्स अवेलेबल हैं. हाँ, पूरी दुनिया में इनफैक्ट एक हवा सा मच गया है कि हार्मोन्स बिल्कुल नहीं लेना, नहीं तो ब्रेस्ट कैंसर हो जाएगा, स्ट्रोक हो जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा. सबसे बड़ा चैलेंज है ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर को इन छोटी छोटी सिम्टम्स के लिए ट्रीटमेंट देना. बिकॉज हार्मोन के ड्रग्स तो छोड़ दो, बाकी हार्मोन नॉन हार्मोन वाले ड्रग्स बहुत अवेलेबल है मार्केट में. सही साइड इफ़ेक्ट्स निकाल के साइड को डेफिनेटली दिए जा सकते हैं. लाइफ लॉन्ग लेने की ज़रूरत भी नहीं है. आप 3 महीने, 6 महीने, 1 साल तक ले सकते हो. एंड यू विल सी यूर अ न्यू पर्सन, योर डिप्रेशन गोज आउट ऑफ द विंडो, यू फील लाइक डूइंग थिंग्स, इट्स नॉट. एंड हर एक चीज़ का साइड इफ़ेक्ट आप गूगल करोगे तो सबका साइड इफ़ेक्ट मिलेगा. ठीक है, तो जब हम ड्रग्स देते हैं, हम ये विचार करके देते हैं कि आप में ये साइड इफ़ेक्ट्स होने की संभावना बहुत कम है, इसीलिए हम ड्रग्स देते हैं. एंड जहाँ तक
हार्मोन्स का क्वेश्चन है तो येस, इवन हार्मोन्स कैन बी गिवन प्रोवाइडेड आपका ER/PR नेगेटिव है, एंड दैट इज़ द बिगेस्ट चैलेंज। जब आपका ER/PR पॉजिटिव रहता है, हम आपको हार्मोन्स नहीं दे सकते क्योंकि फॉर ऑब्वियस रीजंस रिकरेंस का रिस्क बढ़ जाता है। इसीलिए हमारा जो अवेलेबल रेपर्टोयर है वो बहुत कम हो जाता है कि आपको क्या दे सकते हैं। फिर भी हर एक चीज़ सॉर्ट आउट की जा सकती है आपके मेनोपॉज की। सो ये मत सोचिए कि अब तो मैं काम से गई, मैं कुछ नहीं कर सकती। You have to live, and you have to live in a positive way. And there are lots of local creams also that we can give. Local hormones cream is definitely not a contraindication, and we can make the change by using these tablets for a small amount of time. So my message is just कि seek help. Ask कि doctor मुझे ये problem है, can you sort it out for me? And please go to the correct person, because there are a lot of gynecologists जो बिल्कुल हाथ नहीं लगाएंगे, अरे आपको कैंसर है, आपको कुछ नहीं दे सकते। Even कैल्शियम इज़ रियली मिसयूज्ड। आप लोग सब 1000 मिलीग्राम कैल्शियम प्लीज़ लीजिएगा अगर आप कीमोथेरेपी ले चुके हैं और आपका पीरियड ख़त्म हो चुका है। दैट्स द ओनली मैसेज आई वांट टू गेट अक्रॉस। चलिए, आपने अच्छा बताया कि मेनोपॉज के जो सिम्टम्स हैं उनसे कुछ उसका कुछ उपाय है और निवारण भी किया जा सकता है। डॉक्टर सरीन, आपके बोलने से पहले मैं आपसे एक और चीज़ पूछना चाहता हूँ, आप ही से पूछने वाला हूँ कि एक दवा है जिसका नाम है टमॉक्सिफेन। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट दवा है ब्रेस्ट कैंसर के लिए, स्पेशली एस्ट्रोजन रिसेप्टर पॉजिटिव। और प्री मेनोपॉजल यानी कि मेनोपॉज से पहले यंग महिलाओं को तो वही दी जाती है। तो उससे भी मैंने सुना है कि मेनोपॉजल सिम्टम्स के चांस और बढ़ जाते हैं। तो फिर क्या करना चाहिए? मेरे पास तो कई सारी महिलाएं रोती हुई आती हैं कि बड़ा मुश्किल हो रहा है, ज़िंदगी बहुत दुखी हो गई है। बिल्कुल ठीक है कि जो ER/PR पॉजिटिव होते हैं, आपने सुना, उनको टमॉक्सिफेन, प्री मेनोपॉजल को टमॉक्सिफेन देना चाहिए। पहले 5 साल के लिए देते थे, अब स्टडीज़ आ गई है कि 10 साल तक दो। जस्ट इमेजिन, पर कोई बात नहीं, 10 साल तक देने से आपके ज़िंदा रहने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। टमॉक्सिफेन जो है वो आपका जो कैंसर का सेल अगर बॉडी में बचा है वो ER/PR पॉजिटिव है, तो टमॉक्सिफेन जाके ईस्ट्रोजन की जगह वहाँ अटैच हो जाता है, तो इसलिए वो कैंसर को बढ़ने नहीं देता, क्योंकि ईस्ट्रोजन इज़ ए फूड फॉर दीज कैंसर सेल्स। तो वो टमॉक्सिफेन वहाँ जाके अटैच हो जाता है, तो इसलिए वो कैंसर अपने आप मर जाता है। तो ये टमॉक्सिफेन बहुत ज़रूरी है। पर ये कहना भी ठीक है कि टमॉक्सिफेन के साथ में थोड़े मेनोपॉजल सिम्टम्स होते हैं, बट टमॉक्सिफेन से पीरियड्स बंद नहीं होते हैं, बाय द वे पीरियड्स बंद नहीं होते हैं। पर ये सारी की सारी औरतें अगर 10 साल के लिए देना और आपने 40 साल की उम्र में शुरू करा है, तो मेनोपॉज तो आपका हो ही गया है। तो मेनोपॉज में आई डू एग्री, डिप्रेशन, ऑल दिस सिम्टम्स आर देयर। व्हाट आई वांटेड टू टेल यू वाज, यू कैन करेक्ट मी, इस सिचुएशन में योगा, meditation, physical exercises and some foodstuffs can also reduce your depression and your postmenopausal symptoms to a large extent. You can actually, मैंने सुना है कॉफी कम पीनी चाहिए। ऐसा है क्या? मैंने सुना है, मुझे पता नहीं। Coffee, anyways, you should reduce because you'll run to the loo with menopause. That's going to become worse. ये भी बात सही है आपकी। ये भी आपने ठीक बोला। And no, people underestimate bladder symptoms and local symptoms. I've seen a lot of women जो आते हैं, एक पहला symptom लेके आते हैं कि I can't control my urine, मुझे बस जाना ही है, जाना है। That's the first symptom. So overactive bladder, your coffee will make it worse. लेकिन देखिए, विद ड्यू रेस्पेक्ट टू ऑल ऑफ अस, ये सारी बातें बोलनी बड़ी आसान है, लेकिन फॉलो करना उतना आसान नहीं है, क्योंकि हम सब डॉक्टर हैं और हमें पता है कि हमें जब 3 दिन की एंटीबायोटिक लेनी होती है वो भी हम नहीं ले पाते हैं। तो ये सब चीज़ों के बारे में जो है इनको फॉलो करना उतना आसान नहीं है। तो एक और सवाल पूछूंगा, वो है बोन हेल्थ के बारे में, और आप में से कोई भी उसके बारे में बात कर सकता है, आप सब लोग भी बात कर सकते हैं। अच्छा, आप ये कहती हैं कि एक लेक्चर है, पर कोई बात नहीं, लेक्चर जो है लेक्चर हो जाएगा, थोड़ी सी बात भी कर लेते हैं। कोई बात बताइए। सो आई वाज सेइंग कि जैसे मैंने बताया था कि जब आपका मेनोपॉज आ जाता है, आपको एक्चुअली 1000 मिलीग्राम कैल्शियम की ज़रूरत है। बहुत लोग मेरे पास आते हैं और बोलते हैं कि बट आई टेक 2 months कैल्शियम एंड 2 months आई टेक अ गैप। आई वॉन्ट यू टू नो कि आपका जो ईस्ट्रोजन है अगर कम हो गया है बॉडी में, तो आपका कैल्शियम अब्जॉर्ब होके बोन्स में नहीं जाएगा। एंड कैल्शियम इज़ द सीमेंट जो आपका बोन्स को मजबूत रखेगा। उसी के साथ साथ आपको रोज़ वॉकिंग भी करना चाहिए।
तो हम बोन्स को खोखला होने से बचा सकते हैं। 1000 मिलीग्राम्स अगर आप उसमें 500 की गोली भी ले लो और 500 डाइट में ले लो तो आपका हो गया काम। 1000 लेने की ज़रूरत भी नहीं है फिर, क्योंकि अपचन होता है, इंडाइजेशन होता है, फ्लैटुलेंस होता है, बहुत लोग कैल्शियम नहीं टॉलरेट कर पाते। बट यस, डेली एटलीस्ट 500 इन टैबलेट फॉर्म एंड 500 इन द डाइट। इन दैट ऑल डेयरी प्रोडक्ट्स। किसी को पता था कि पालक में कैल्शियम है? डिड एनीबडी नो? मेथी has 300 milligrams of calcium. आजकल सबको पता है ये and बात। that's fantastic. All your dairy काफी प्रचार हो products. चुका है। कड़ी पत्ता। Kari patta amount will be more, lots. You can't have too much. 1 kg of that you will need. But you can definitely चलिए, have आपने बहुत nachni. बढ़िया बताया कि कैल्शियम। डॉक्टर सरीन, आपसे पूछूंगा कि आप कैल्शियम को छोड़ के कुछ और भी उपाय हैं बोन हेल्थ के? Yes. या राइट, कैल्शियम एंड आजकल पता नहीं ये करेक्ट है कि नहीं है, आधे से ज़्यादा हिंदुस्तान की औरतों का विटामिन डी बहुत कम होता है, नेचुरली ऑल्सो। आई थिंक somebody need to do a study कि इतनी सनशाइन के साथ में हमारा विटामिन डी लेवल क्यों कम है। मे बी डॉक्टर गुप्ता's टाटा will do the study कि what are the, is there any genetic defect in us, बट आधे से ज़्यादा विटामिन डी कम होता है। एंड बोन हेल्थ के लिए कैल्शियम और विटामिन डी दोनों की ज़रूरत होती है। तो विटामिन डी एक टैबलेट हो सकती है, एक पाउडर हो सकता है, वो भी आपको लेना चाहिए। थर्डली, इसके साथ में कुछ बोन फॉर्मिंग एजेंट्स होते हैं, उसको हम जोलेड्रोनिक एसिड बोलते हैं। और अगर आपकी बोन मिनरल डेंसिटी स्पेशली पोस्ट मेनोपॉजल में तो कम यहाँ पर है, आपको रोकता तो हूँ, 1 मिनट आपको हाँ, रोकता हूँ। तो आपने बोन मिनरल डेंसिटी बोला, तो ये सब जो उन्होंने बताया, कैल्शियम आप बोल रही हैं, जोलेड्रोनिक एसिड या विटामिन डी, ये बोन मिनरल डेंसिटी का टेस्ट करने के बाद करना चाहिए या उसके पहले, या हर किसी को करना चाहिए? इसके बारे में आपका क्या विचार है? विटामिन डी तो आई वुड से यू शुड गेट द विटामिन डी टेस्ट डन, बिकॉज हाइपर विटामिन डिनोसिस इज डेंजरस। सो आपका लेवल जैसे 100 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो ये तो एक बारी तो साल में करना ही चाहिए विटामिन डी लेवल। बोन मिनरल डेंसिटी के बारे में? बोन मिनरल डेंसिटी पैसे हैं तो करवा लीजिएगा, नहीं है तो जोलेड्रोनिक एसिड 6 महीनों में एक बारी इज एडवाइजेबल इन हाई रिस्क। Those women who are stage 2 and more than that should also take it. The studies have shown that it prevents cancer also coming to the bones. अच्छा शोना in जी, आप addition बताएं to the bones कि being कोई strong. ऐसे कैंसर के ट्रीटमेंट हैं जिनसे बोन लॉस ज़्यादा होता है? आपको ऐसा लगता है? तो जिन लोगों का पीरियड अभी तक बंद नहीं हुआ है, जो प्री मेनोपॉजल बोलते हैं, उनमें टैमॉक्सिफेन का भी रोल रहता है बोन कम करने में, बोन डेंसिटी। और जिन लोगों का मेनोपॉज ऑलरेडी हो चुका, जो ER/PR पॉजिटिव है, हम उनको ये लेट्रोजोल, एनेस्टोजोल, एक्समेस्टिन जैसे हार्मोनल थेरेपी देते हैं। उसकी वजह से ये जो ऑस्टियोपोरोसिस रहता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो वो टाइम पे बोन डेंसिटी करना, कैल्शियम सप्लीमेंट्स, विटामिन D3 और एक इंजेक्शन भी रहता है जो आप लोग लेते होंगे 6 महीने में एक बार, वो आपके बोन्स को प्रोटेक्ट करता है। तो ये ट्रीटमेंट्स के साथ बहुत हानि होती है। चलिए, हाँ बोलिए, बिल्कुल बोलिए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि बहुत सारी औरतें 90% will not talk about their sexual activities, and I'm happy to see the form that you've given to everybody is asking you what about your sexual activities. बहुत सारी औरतें बात नहीं करती हैं ना, डॉक्टर के साथ में शर्म है, तो उसके बारे में मैं कुछ बताना चाहती हूँ कि you should not be afraid. During chemotherapy, maybe chances of infection are there, but after chemo is finished, you should go back to your sexual activity. Maybe your urge to have a sexual activity is less, but you should make an attempt. And also, I want to tell you that sometimes with letrozole and exemestane, vagina बहुत dry हो जाता है, क्योंकि
पूरी बॉडी का ईस्ट्रोजन एकदम ज़ीरो कर देते हैं हम लोग टू ट्राई एंड सेव यू। सो वो ज़ीरो होने से वजाइना बहुत ड्राई हो जाता है। ड्राई में इट्स पेनफुल, यू डोंट लाइक इट, यू डोंट वांट टू डू इट, एंड देयर आर ways that can be done. The gynecologist can tell you how you can have more lubricated vagina, what you can do before your sexual activity, but go back to your sexual activity whichever way, you know, because your man wants it and you also need it, you know, for a fulfilling life. So please talk to your doctor. Don't be ashamed of it. It's a natural part of you. चलिए, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर सरीन, आपने एक कॉन्स्पिरेसी ऑफ साइलेंस को तोड़ा इस सब्जेक्ट के बारे में, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। दैट्स वेरी करेक्ट। तो अभी एक और मसले पर बात करते हैं और इसमें डॉक्टर इच्छापुरिया आपका योगदान रहेगा। तो हमारे पास आप कुछ प्रेजेंटेशन देना चाहेंगे? अच्छा, डॉक्टर इच्छापुरिया एक प्रेजेंटेशन देंगे। उससे पहले मैं बताऊं कि हमारे पास कुछ ऐसी दवाइयां हैं जो कि बहुत इफ़ेक्टिव हैं ब्रेस्ट कैंसर के इलाज में, उसके रेकरेंस से बचाने में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका एक जो साइड इफ़ेक्ट होता है उसको बोलते हैं पेरिफेरल न्यूरोपैथी मेडिकल टर्म्स में। लेकिन वो क्या है कि हाथों में झुनझुनी, टिंगलिंग, नमनेस, ऐसा लगना कि आप रेत के ऊपर चल रहे हैं, चप्पल पैर से निकल रही है। तो ये डॉक्टर शोना नाग आप बताएं कि ये कितनी महिलाओं में होता है और कौन सी दवाइयों से होता है और इससे उसका उपाय क्या है, वो तो डॉक्टर इच्छापुरिया बताएंगे। तो ये ज़्यादातर पैक्लीटैक्सल नाम की दवा है। और आप कितने लोग लिए हैं पैक्लीटैक्सल? तो काफ़ी लोग लिए हैं, और ये हफ्ते हफ्ते में जो डोज देते हैं उससे ज़्यादा तकलीफ़ होती है। और 20-30% लोगों में ये न्यूरोपैथी होता है। कई लोगों में बहुत माइल्ड होता है तो थोड़ा झुनझुनाहट होता है। कई लोगों में बहुत सीवियर है, वो बटन नहीं निकाल पाते, लिख नहीं पाते हैं ठीक से। और ये जो होता है, जैसे टाइम बढ़ता है वो इम्प्रूवमेंट तो होता है, लेकिन वेरी ऑफन ये कभी नॉर्मल नहीं हो पाता। तो ये थोड़ा सा परमानेंट डैमेज जैसे हो जाता है। तो और इसके लिए अगर मैं तो कहती हूँ, अगर आपके 12 जैसे देते हैं, अगर 9-10 में आपको तकलीफ हो रही है तो अपने डॉक्टर को ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इसको देते रहने से तो कभी कभी वॉकिंग भी डिफ़िकल्ट हो जाती है। सो यू मस्ट टेल योर डॉक्टर इफ़ यू आर हैविंग एनी वन ऑफ दोस सिम्पटम्स। आपने बिल्कुल ठीक कहा। उसको कई बार प्रॉब्लम क्या होती है कि जैसे हमारे यहाँ टाटा हॉस्पिटल में पेशेंट आते हैं और लेटर लिखवा के लेके चले जाते हैं। अब लेटर में टाटा हॉस्पिटल में एक बार लिख दिया 12, तो उसको पत्थर की लकीर की तरह 12 दे के ही छोड़ते हैं, डॉक्टर भी और पेशेंट भी। लेकिन उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि बीच में उसको मॉडिफाई भी करने के लिए तैयार रहना चाहिए अगर बाई चांस साइड इफ़ेक्ट, और उसमें डॉक्टर का बहुत अहम रोल है कि वो बीच बीच में देखे कि क्या हो रहा है। तो एक और आप में से किसी से भी एक सवाल पूछता हूँ। कई महिलाएं मेरे को 2-3 साल के बाद बोलती हैं कि मेरी मेमोरी जो है वीक हो गई है, और कई लोग बोलते हैं कि जो है मेरे को तो जो पहले जो शार्पनेस थी ब्रेन की वो ख़त्म हो गई। पहले तो मैं 946 प्लस 857 ऐसे ही कर लेती थी, अब तो मेरे को पेपर पे भी मुश्किल होता है। तो क्या ये सही है या नहीं है, इसके बारे में काफ़ी कंट्रोवर्सी है। तो आप में से कोई भी बताएं। नहीं, वो तो टॉक देंगे उसके बारे में, बट मैं आपका एक्सपीरियंस जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग ऑन्कोलॉजिस्ट हैं और महिलाएं आपसे बात करती होंगी। देयर इज समथिंग कॉल्ड ब्रेन फॉगिंग और कीमो ब्रेन, कि कीमो से ब्रेन की याददाश्त ख़त्म हो जाती है। कभी कभी टैमोक्सिफेन से भी थोड़ी कम हो जाती है, पर ये इतना ज़्यादा नहीं देखा गया है। होता ज़रूर है पर इतना ज़्यादा नहीं होता है। पर आपको लगता है कि होता है या सिर्फ ये परसेप्शन ही है? हाँ, ये भी बात बिल्कुल ठीक है आपकी, क्योंकि जैसे ही अगर आपको 55-60 साल की उम्र में ब्रेस्ट कैंसर हुआ है तो एज के हिसाब से तो वैसे ही याददाश्त कम हो जाती है। देखिए, तो आपको इसलिए आप कहो कि डॉक्टर सुदीप की वजह से है तो ये भी गलत बात है। देखिए, एक और बात भी ध्यान में रखने वाली है, वो ये है कि बॉडी ने एक ऐसा मैकेनिज्म बनाया हुआ है कि कुछ जो बड़े वाइटल ऑर्गन्स है जैसे ब्रेन, वहाँ पे नॉर्मली ज़्यादातर केमिकल सब्सटेंसेज और कीमोथेरेपी वगैरह उतना ज़्यादा पहुँचते नहीं है। लेकिन फिर भी आजकल काफ़ी रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके बारे में। डॉक्टर इच्छापुरिया, आप में से एक और मैं जानना चाहता हूँ, आपको कितनों को लगता है कि कीमोथेरेपी की वजह से आपके दिमाग के ऊपर असर पड़ा है कि आपकी मेमोरी या कॉग्निशन जिसे बोलते हैं वो थोड़ा कम हो गया है? हाथ खड़ा करें। आपको कितनों को लगता है? नहीं, कितनों को लगता है कि हुआ है?
कुछ को तो नहीं, तो इसका मतलब कि कुछ परसेप्शन तो है, और रिपोर्ट्स भी बोलते हैं कुछ को लगता है कि है, कुछ को लगता है नहीं है। हाँ जी, क्या है? केमिकल लोचा, ये भी बात सही है। चलिए, तो फिर इसके लिए आई थिंक यू हैव टू बी एक्टिव. You just get your brain to be very active. Do Sudoku. I mean, मेरे को नहीं आता है, पर लोग कहते हैं सुडोकू करो, उसमें बहुत ब्रेन लगता है. ब्रिज खेलो, ऐसी एक्टिविटीज़ करो कि आपका ब्रेन एक्टिव रहे. अगर आप भी डल हो गए और ब्रेन भी डल हो गया तो काम ख़त्म हो गया. तो ये इसके साथ में आई फील मेडिटेशन ऑल्सो प्लेज अ बिग रोल इन गेटिंग योर माइंड बैक टू योर. चलिए, बहुत बढ़िया बोला. डॉक्टर इच्छापुरिया, आप थोड़ा बताएं, यहाँ पर आएँ. तब तक आप बोलिए डॉक्टर. सो आई थिंक जो इंडिया में जो अल्जाइमर्स बोलते हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ में, और या जो भूलने की जो बीमारी है, या तो वो इंडिया में बहुत बहुत कम पाई जा रही है. इट इज़ मच लेस इन द वेस्टर्न वर्ल्ड. एंड वन ऑफ द रीजंस दे हैव साइटेड इज़ हमारे जो गलियों में जो हम लोग मिलते हैं और गप्पे मारते हैं और गॉसिप करते हैं, दैट ह्यूमन इंटरैक्शन वो इतना इम्पॉर्टेंट है. और वो समटाइम्स कैंसर, हमको लगता है हम विड्रॉ कर नहीं करें, बट दैट इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग्स दैट विल कीप योर ब्रेन अलॉन्ग विद द रेस्ट ऑफ योर बॉडी गोइंग. So, many years ago, I think 12 years ago, my wife had breast cancer, and she took chemotherapy. And she would tell me, I'm a neurologist, and she would tell me, yaar, I can't think so well, and I'm forgetting things. I said, this is all bunk. There's nothing like that. How can the chemotherapy go to your brain cells? But I was so stupid, actually, and I didn't know at that time. So after that, this concept of chemo brain and chemotherapy affecting the brain. Now, I saw how many people raise their hands. So it's amazing, but it does occur. And people at one time thought that it was a myth, कि ऐसा नहीं होता है. It is depression, or it's because you're anxious. But actually this thing does occur, and this is what we call chemobrain or brain fogging. And this is a term used, initially it was used colloquially, and it was not in the medical field. So it was a term used by cancer survivors to describe thinking and memory problems that can occur after cancer treatment. And women with breast cancer were first to report these problems, and it was linked to chemotherapy treatment. And it was called chemofog, or post-chemotherapy cognitive impairment or dysfunction. So actually it's a real thing. And it occurs in large number of people. The thing is, we ignore it. The person goes to a cancer specialist. So the cancer specialist, sorry to say, may not be so aware of this thing. And many doctors are not aware of it, including neurologists. So we must sensitize ourselves to this particular thing, and it is much more common than you think. How many people raise their hands that their brain is not as good as before? Quite a few. So, the range is there. It's important because brain function and cognitive impairment is very important for normal functioning of the human being. We tend to neglect it. And I will talk about, what measures you can use, what foods you should have, and what things you should do. So what do these people say? They forget things which I have no trouble in recalling previously. So they have memory lapses, or have difficulty in concentration, and can't focus for a long time. So they use the word spaced out. Now, I could never understand what this word spaced out means, but this is what it is: difficulty in concentration. I'm not remembering names, dates, events. That too, even I don't remember. But even then, they could remember in the past, but now they don't remember. And this thing of multitasking, women are very, very good. Somehow their brain is different from men. They can multitask. They can eat at one time, they can talk at one time, they can talk to their daughter on the phone at one time, and they can do the computer work at one time. So undoubtedly, women
are better at multitasking. And this multitasking thing goes down. You know, you don't realize, but you can't multitask as well as you were doing in the past. Now, you know, no doctor is going to ask you, Are, Shilpa, can you multitask as much? I've never asked anyone this question. You know, so many years I've seen patients, but I've never asked this question. But it happens. This multitasking goes away. Requiring longer time to finish a task. You're disorganized, slower thinking, slower processing. And I have trouble remembering common words to complete a sentence. Now, how many of you all have all these? I have it, but many people have this. So, you know, and they don't talk about this. So what happens? You know, now this is a long list, but we won't go into it. But short attention span, short-term memory disturbance, and this multitasking. You see this girl, she's multitasking. She's eating, she's on the computer, and she's on the phone. So this goes away. And you know, these subtle, small little things happen. So we won't go into all this in great detail. But what are the things, what are the risk factors for chemo brain? So if you have brain cancer, and if you've taken chemotherapy given into the central nervous system or associated with whole body radiation, higher doses of chemotherapy, radiation therapy to the brain, and younger age at the time. Now, mechanisms we won't go into, but it's very important to realize that this is a short-term thing. You may have this for a few years, 2 to 4 years, and then gradually it improves. So you have to tide over this particular situation, maybe 2 to 3 years, and then definitely you will become better. Now this is, you know, figures which were drawn by patients. This is a normal, this is abnormal. They can't draw, their construction becomes poor. They can't, you know, go in sequence. And then for many years, people thought that this is all figment of everyone's imagination. But then PET scans have been done, MRI scans have been done, and it has been found that it is organic. It is because of the chemotherapy to the brain. And this is one picture here. This is the PET scan before the chemotherapy, and this is after the chemotherapy. And very clearly, it shows that there is frontal lobe hypoactivation, and chemotherapy and tamoxifen was given to this patient. So actually, it is not a figment of one's imagination. It is actually a fact. There's another picture showing that, you know, this frontal lobe here, there is hypometabolism in the frontal lobe. So it is an organic disorder. So we won't go into all this. So what does one do? Now, as Dr. Neena said, depression, most important. 40% of the people in the world have depression, and they don't come to the doctor. They don't come to the doctor, and they don't discuss this with the doctor. So depression, sexual hyposexuality, all these are very, very important. So these can easily be treated by very simple drugs. It is, as you said, chemical locha. It is a chemical locha. So you give the chemical, you replace the chemical, and within a few weeks, the person is back. So depression, very important. So depression, anxiety, insomnia, early menopause, these are all the symptoms. I mean, these are all the precipitating factors. And then there are some drugs. Donepezil is one of them. Don't use it very often in cancer patients, but it is a drug which can be used. Modafinil also can be used. And these supplements, we really don't know whether they work. So how does one handle it? You do this cognitive behavioral treatment. We won't go into it, but it does help, you know, what we call brain gym. Like how you exercise the muscle, you also exercise the mind. Dr. Sareen talked about Sudoku, but there are so many others. Social interaction, social isolation, very important. It produces depression. See, you have breast cancer, your hair is gone, you don't want to mix with your friends, don't want to go out. That social isolation produces depression and cognitive decline. So try to prevent this. So social group not for drinking and smoking and drugs, but for meeting your friends and talking to them and, you know, positive interaction with that social group. So that's very, very important, what you need to do.
And therefore, you have to, as I said, exercise your brain. How do you exercise your brain? By doing these tests and also physical activity. Physical activity activates the brain. You activate your muscle and your brain works better. It's not only for looking good, it's not only for your heart health, but also for your brain health. So physical activity, maintaining your figure, maintaining your this thing, extremely important to improve brain health. And then there are some foods. These are called brain foods. So you should use these. So somebody told me, why did you eat that mousse? I said, arey yaar, that mousse, dark chocolate is good for the brain. So dark chocolate, not milk chocolate, dark chocolate. Berries, sorry. Berries, blackberries, blueberries, strawberries. Hote? Karvanda. Karvanda is found in the hills. We don't have them. Avocado, now you'll say avocado. It's a Mediterranean food, or it's found in Mexico, but you can use coconut oil. You know, now a lot of studies of coconut oil, not yet fully substantiated, but maybe, yes. Red wine. Hey, I don't drink wine, but then you can have grapes. Fish, because this gives rise, gives particular fatty acids, which are very important. And then this Mediterranean diet, I think Snida has already talked about it, but it's very important. So, you know, raw fruits and vegetables and colored fruits. Color, you must have color in your diet. These are all important for brain health. And the biggest destroyer is McDonald's and Pizza Hut, not only for your abdomen, not only for your heart, but also for your brain. And people have found that, you know, this is called fast food restaurant syndrome. Your brain shrinks. As your stomach size increases, your brain size becomes less. I'm trying desperately to get it in, but can't. But as your waist size increases, your brain size becomes smaller. Proven fact. So, I'm also desperately trying, but these things are important to improve your brain health, and this is how you go about it. So, very important for cognitive. Thank you. I think, Dr. Ichaporia, you made our day. You suggested such a lot of things that are not only pleasurable but also useful. And I think उन्होंने जो बताया उसको अगर हम कुछ भी धारण करें तो काफ़ी फायदा हो सकता है. आप लोगों में से एक और सवाल लास्ट आखिरी. तो हमने ये भी सुना है कि कई सारी महिलाओं का वेट गेन हो जाता है कीमोथेरेपी से. तो ऐसा होता है, और अगर होता है तो उसको प्रिवेंट करना चाहिए, या फिर एक और भी धारणा है कि घर पे बैठ के थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए, खाना ज़्यादा खाना चाहिए, उससे कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट भी कम होंगे. तो आपको क्या लगता है डॉक्टर सरीन? ये बिल्कुल ठीक बात है कि कीमो के दौरान में बहुत सारी महिलाओं का 70-80% का वज़न बढ़ जाता है, और उसके लिए वी आर रिस्पॉन्सिबल हु ट्रीटिंग यू. एक तो हम कहते हैं कि एक जरा सा बोल दिया कि इसको इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, तो घर से बाहर, कई लोग कहते हैं घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, क्राउडेड जगह पे नहीं जाना चाहिए, खाना आपको हर सफ़ा खाना चाहिए, और जूस और ये वो, और जो रिश्तेदार होते हैं वो आपकी इतनी केयर करना चाहते हैं कि वो आपको हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ खिलाएंगे, और वज़न तो खैर बढ़ना ही, या फिर कहते हैं ये काम नहीं करो वो नहीं करो. सो वी हैव टू बी केयरफुल टू टेल यू कि आप अपना नॉर्मल काम कर सकते हो, घर पे किचन में जा सकते हो. खाना बनाना तो दूर की बात रही, वो किचन में ही नहीं जाने देते हैं. चाय का कप भी आपको बेड पे मिलेगा. सो वी हैव टू टेल देम यू हैव टू वॉक अप टू द डाइनिंग टेबल, यू हैव टू गो एंड फिल अप योर ओन ग्लास, यू हैव टू डू दिस एक्सरसाइजेस. सो और दूसरा, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट आपको इतने कॉर्टिजोन देते हैं कीमो के टाइम में, आई एम सॉरी टू से दैट. क्या देते हैं? कॉर्टिजोन्स. हाँ, कॉर्टिजोन वो ज़रूरी होता है, देना ज़रूरी होता है, पर कभी कभी कई लोगों को वो ज़्यादा अफेक्ट करता है, और उससे थोड़ा वाटर गेन होता है और उससे वज़न गेन होता है. बट टू कट द स्टोरी शॉर्ट, यू हैव टू बी एक्टिव इवन ड्यूरिंग योर कीमोथेरेपी. जितना आप काम कर सकते हैं करिएगा. बिस्तर पे लेट के टीवी नहीं देखना, बिस्तर पे लेट के रोना नहीं, धोना नहीं, मैं तो मर गई, मैं तो ये हो गई, काइंड ऑफ थिंग.
डॉक्टर शिल्पा, आपसे आखिरी चीज पूछते हैं। इन्होंने बताया कि वेट गेन नहीं होना चाहिए, तो क्या फर्क पड़ता है? अगर 3-4 किलो बढ़ गया वेट तो बढ़ गया, 5 किलो बढ़ गया तो बढ़ गया, उसका कुछ नुकसान है क्या? तो पोस्ट मीनोपॉजल या पेरीमीनोपॉजल अगर वेट बढ़ता है तो उसमें की जो ईस्ट्रोजन सेल्स जो होते हैं, जो रिसेप्टर्स होते हैं, वो भी बढ़ जाते हैं। तो इसलिए इट्स सेड कि पोस्ट मेनोपॉज या जैसे कि 45 प्लस पे अगर आपका वज़न बढ़ता है तो वो ईस्ट्रोजन के साइड इफ़ेक्ट्स भी बढ़ जाते हैं। बट सो दैट इज़ वन थिंग। अगेन वेट गेन से तो शरीर के हर ऑर्गन पे एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है। आपके हार्ट को एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है। आई डोंट नो, डॉक्टर इच्छापुरिया सेड your brain shrinks, so वो उन्होंने बिल्कुल ठीक बोला। There are actually very good studies to say that. Yeah, yes. So if nothing else, at least वो तो weight gain you have to be careful कि weight gain ना हो, क्योंकि आपके जो हार्मोन्स है, जो भी the cause of the cancer, वो उसका प्रमाण आप जितना कम रखें उतना आपके लिए अच्छा होगा। आपने हाँ, यस डॉक्टर मैया, आप कुछ कहेंगे? जब वेट गेन बढ़ जाता है, वेट गेन हो जाता है एंड हमारे रेडिएशन के लिए भी वो साइड इफ़ेक्ट्स जो है वो भी बढ़ जाते हैं, बिकॉज वेट गेन इज़ बेसिकली बिकॉज ऑफ फैट, और रेडिएशन की वजह से फैट नेक्रोसिस भी हो सकता है जब रेडिएशन हम देते हैं। तो बेहतर होगा कि आप वेट गेन उतना ज़्यादा ना हो, पर हो गया तो एक्सरसाइज करके थोड़ा उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। यस डॉक्टर, I just want to make a point कि जिन सबका ब्रेस्ट कैंसर हुआ है एंड ट्रीट हो गया है, डोंट थिंक कि अभी मेरा पूरा ट्रीटमेंट हो गया है। आपके पास यूट्रस और ओवरीज भी हैं, एंड रिमेंबर कि समटाइम्स ये कैंसर्स फैमिलीज़ में जाते हैं, स्पेशली जो लोग टैमॉक्सिफिन ले रहे हैं। यू मस्ट मॉनिटर विद अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन पेल्विस, ठीक है? सिर्फ ब्रेस्ट पे कॉन्सेंट्रेट मत कीजिएगा। आपके 2 दूसरे ऑर्गन्स भी हैं, बच्चेदानी और ओवरीज, उनकी तरफ भी जांच करते रहिएगा सालों साल। एवरी ईयर यू मस्ट हैव अ ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड, एंड स्पेशली अगर टैमॉक्सिफिन ले रहे हैं तो यूट्रस के अंदर का लाइनिंग देखना बहुत ज़रूरी है। हाँ जी, आप एक सवाल पूछेंगी, बताइए। इनको जरा एक माइक दीजिए प्लीज। हाँ जी। और इसके बारे में कहा, मेरा ब्रेस्ट कैंसर का ऑपरेशन मैं जो 55 साल की थी उस वक्त हुआ, मगर उसके बाद 3 साल के बाद मेरा ओवरीज का भी ऑपरेशन हो गया, क्योंकि 48 ईयर्स की थी तब मेरा मेनोपॉज हो गया था। मगर कीमोथेरेपी या ब्रेस्ट कैंसर का ऑपरेशन होने के बाद 2-3 साल में मुझे फिर ब्लीडिंग होने लगा, और इसके कारण मेरा वो ऑपरेशन हो गया। वह ये भी आपने जो बताया ये भी है। और मेरा एक सवाल है कि मेरा ऑपरेशन 2003 साल में हो गया, 13 साल हो गए, पूरा ब्रेस्ट निकाला है, तो भी इस हाथ पे और भी थोड़ी सूजन है। ये हाथ, इसका ऑपरेशन हो गया है, कुछ कारण नहीं है। मैं तो लेफ्टी हूँ, लेफ्ट हाथ से मैं थोड़ा काम करती हूँ, मगर ये सूजन कम नहीं होती वहीं से भी। अभी 2003 जून में मेरा ऑपरेशन हो गया है। चलिए, ये आपका सवाल बहुत अच्छा है। मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा कि इस पैनल डिस्कशन के बाद आप डॉक्टर सरीन को पकड़ें और उनसे पूछें कि इसके बारे में क्या किया जा सकता है। मैं आपको गारंटी देता हूँ ये आपको जवाब देंगी, और इनसे अच्छी सलाह और कोई नहीं दे पाएगा। और एक सवाल है मेरा कि मेरा 1980 में थायराइड का ऑपरेशन हो गया था। तो मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं तो टीचर थी, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे वुमन को जिसको कैंसर हो गया है ब्रेस्ट का, उनको थायराइड है। मैंने जो सर्वे किया है मेरे आसपास के महिलाओं को, तो आप प्लीज़ उसका कुछ संशोधन कीजिए। पता नहीं, मुझे मेरा काम मुझे ऐसा लगता है, इसलिए मैंने आपको ये आपने बिल्कुल ठीक बोला। इसके बारे में शोध भी हो चुका है कि जिन महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर हो चुका है या जिनको फ्यूचर में होने वाला है, उसका एसोसिएशन है हाइपोथायराइडिज्म से। आपने बिल्कुल सटीक बात कही, और ये आपका ऑब्जर्वेशन है, पर ये करेक्ट है बिल्कुल। देयर इज एविडेंस इन लिटरेचर टू एग्जैक्टली से व्हाट शी इज सेइंग। आपने बिल्कुल ठीक बोला। तो हमारे घड़ी जो है वो 0 दिखा रही है, और समीरा जी बड़ी खतरनाक आंखों से मेरी तरफ, खतरनाक निगाहों से मेरी तरफ देख रही हैं।
हमारा खत्म। ये पैनल डिस्कशन की समाप्ति करने से पहले हमारे सारे पैनलिस्ट के लिए एक जोरदार ताली हो जाए। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर गुप्ता के लिए भी तालियां। हाँ, गिफ्ट गिफ्ट आप सबके लिए प्लीज, आप गिफ्ट गिफ्ट। ओके, वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेशन क्विकली। अच्छा, ऑल राइट एवरीबॉडी, अब नेक्स्ट सेशन जो है वो हड्डियों के बारे में है, बोन्स के बारे में है। बात करने वाली है डॉक्टर अनुपमा माने, कंसल्टेंट हेड ब्रेस्ट सर्जन। डॉक्टर माने इज कंसल्टेंट ब्रेस्ट सर्जन एट जहांगीर हॉस्पिटल and also works with the NARC Foundation to increase awareness about breast cancer, teaching techniques, etc. अभी देखिए, जैसे मैंने डॉक्टर स्नीता के लिए 40 सेकेंड मांगे थे आपसे इंट्रोडक्शन देने के लिए, इनके लिए तो अमिताभ बच्चन खुद आए हैं इंट्रोडक्शन देने के लिए। देखिए, Samira, that was so cute. Amazing. Really nice. Okay. Namaskar. Actually, frankly speaking, I would prefer to dance rather than talk. But then I think it's better if I just get down to the hard stuff and, finish it off. We are already running behind time. Zyada waqt nahi hai. So, let's talk a little about bone health. मुझे सबसे पहले बताइए हाथ ऊपर करके, किन किन लेडीज़ को हड्डियों में दुखता है, दर्द है? That is probably 99.9%. So anyway, मुझे भी होता है. Even I have bony problems, issues and all that. And I think सभी को होता है. Natural है, age related है. And ऐसा नहीं है कि कैंसर पेशेंट्स को ये होता है, किसी को भी हो सकता है. So थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे. Bones are living tissue. They provide structural support and protect vital organs. सबसे important function है कि अंदर के जो soft organs है, उनके बाहर हमारा जो bony cage है, cover देता है, उनको protection देता है. And bones are made up of calcium. सबसे major important material, calcium. इसीलिए हम लोग आपको बार बार बोलते रहते हैं, 10 बार रिमाइंड करते रहते हैं, कैल्शियम खाइए, कैल्शियम खाइए, कैल्शियम खाइए. दैट्स बिकॉज बोन्स आर मेड अप ऑफ कैल्शियम. इट्स सो वेरी इंपॉर्टेंट. बाकी चीज़ें भी हैं, फॉस्फोरस, प्रोटीन्स वगैरह वगैरह, बट उतनी मात्रा में उनकी ज़रूरत नहीं है. एवरेज अडल्ट स्केलेटन, सारी बोन्स मिलके ऑलमोस्ट 2 pounds ऑफ कैल्शियम, 1 किलो कैल्शियम के हिसाब से पूरी बॉडी में उसकी मात्रा है. और हमें कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है टीथ के लिए, बोन्स के लिए, लेकिन उसके अलावा और भी इम्पॉर्टेंट फंक्शंस के लिए, जैसे कि हार्ट के लिए, मसल्स के लिए, ब्लड क्लॉटिंग के लिए. तो कैल्शियम हमारी बॉडी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 1 in 2 women and 1 in 8 men over age 50 will have an osteoporosis related fracture. ये इतने इम्पॉर्टेंट है हमारे बोन्स. मतलब आज अगर हम लोग यहाँ पे 300 लेडीज़ हैं तो करीब 150 को ये रिस्क है ऑस्टियोपोरोसिस रिलेटेड फ्रैक्चर होने की, उनके लाइफ टाइम में हो सकता है. तो कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है अपने बोन्स का ख्याल रखना. एंड ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? इन वेरी सिंपल टर्म्स, ऑस्टियोपोरोसिस मतलब हड्डी कमज़ोर होना, हाडे ठिसूल होऊन सहज तुटू शकतात. दॅट इज
ऑस्टियोपोरोसिस। और जैसे आपने देखा ये जो डायग्राम है नॉर्मल बोन का स्ट्रक्चर है। नॉर्मल बोन में कैल्शियम से के बीच में छोटे छोटे होल्स होते हैं, पोरस जो पोरोसिटीज़ बोलते हैं, लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस में ये होल्स बड़े हो जाते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस में पोरोसिस हो जाता है, पोरोसिटीज़ बढ़ जाती हैं, कैल्शियम कम हो जाता है, बोन्स वीक हो जाती हैं। तो उसमें क्या होता है, इवन ट्रिवियल ट्रॉमा, मतलब छोटा सा धक्का लग गया, कहीं सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते थोड़ा सा पैर फिसल गया, थोड़ा सा गिर गए, इतने छोटे से ट्रॉमा से जो कि जिससे फ्रैक्चर नहीं होना चाहिए उससे भी हो सकता है। Now, important thing to remember, bones remodel every 7 to 10 years. हर 7 से 10 साल में हमारी नई बोन्स बढ़ती रहती हैं। 2 तरीके के सेल्स होते हैं बोन्स में, एक ऑस्टियोब्लास्ट, एक ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट मतलब जैसे आपने देखा है वो बोन बना रहे हैं, वो सीमेंट कर रहे हैं। हड्डी के ऊपर 2 आदमी हैं, एक आदमी है वो ऑस्टियोक्लास्ट है जो ब्रेक डाउन कर रहा है, उसको तोड़ रहा है, और दूसरा वाला जो उसको सीमेंट लगा रहा है, हड्डी को बना रहा है, दैट इज ऑस्टियोब्लास्ट। तो ये दोनों तरीके के सेल्स हमारी बॉडी के हड्डियों में होते हैं और ये कम ज़्यादा प्रमाण में, कम ज़्यादा की मात्रा में पूरे लाइफ स्पैन में काम करते रहते हैं। अब ये कम ज़्यादा कैसे होते हैं ये आप इसमें देखिए। इसमें जो ओके, डू आई हैव दिस पॉइंटर, ठीक है। एनीवे इसमें जो पहला एज 15 to 25 का जो ऊपर कर्व जा रहा है, जो आप देख सकते हैं ऐसे, दैट इज द बोन बिल्डिंग। मतलब बचपन से लेके 25 साल या 30 साल की उम्र तक हड्डियां बनती हैं हमारी बॉडी में। और इसमें आप देखेंगे वो जो कार्टून है उसमें 2 आदमी हड्डी बना रहे हैं, एक आदमी हड्डी तोड़ रहा है, समझ गए? तो ज़्यादा हड्डी बन रही है, हमारी ग्रोथ हो रही है, हाइट बढ़ रही है, सब कुछ ऑर्गन्स बढ़ रहे हैं। सो दिस इज द ग्रोथ टाइम, चाइल्ड एंड अडोलेसेंस राइट टिल यूथ, 25 ईयर्स तक हड्डियां बन रही हैं। उसके बाद स्टेबल पोजीशन आ जाता है जिसमें हड्डी जितनी बन रही है उतनी ही टूट भी रही है। मतलब ये एक आदमी हड्डी बना रहा है, एक तोड़ रहा है, वो ऑस्टियोक्लास्ट ऑस्टियोब्लास्ट का फंक्शन स्टेबलाइज रहता है और वो रहता है अराउंड 25 से 40-45 ईयर्स तक। उसके बाद वो कम होना शुरू करता है। पेरीमेनोपॉज, मेनोपॉज के टाइम पे धीरे धीरे क्या होता है, ऑस्टियोक्लास्ट मतलब हड्डी तोड़ने वाले आदमी बढ़ जाते हैं, जोड़ने वाले कम हो जाते हैं। और ये सब बॉडी की एजिंग, हार्मोनल चेंजेस, बहुत सारे इश्यूज की वजह से ऐसा होता है, सभी को होता है। ये ग्राफ आपको दिखाएगा मेन विमेन में अगर हम कंपेयर करें तो बोन लॉस, जैसे कि शुरू से 0 से आप स्टार्ट करेंगे, ऊपर बढ़ रहा है, कर्व बढ़ रहा है, मतलब बोन्स बन रही हैं, बढ़ रही हैं, बच्चों में, लड़कों में, लड़कियों में सेम रेट से बढ़ रही हैं। लेकिन वही 20-25 साल की उम्र के बाद फिर धीरे धीरे थोड़ा सा स्टेबलाइज हो रहा है, रेट ऑफ ग्रोथ कम हो गई है। और 40-45 के बाद लेडीज़ में आप देखिए विमेन में कितना ड्रॉप आ रहा है, बोन्स कितनी कमज़ोर पड़ रही हैं। मेन में इतनी कमज़ोर नहीं पड़ रही हैं, मेन में फिर भी स्टेबल है, हल्का हल्का नीचे आ रही हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नीचे नहीं आई हैं। मेन में यूजुअली 60-70 के बाद में ज़्यादा नीचे आती हैं, लेकिन विमेन में 45 के बाद ड्रास्टिकली एकदम बोन हेल्थ कमज़ोर हो जाती है। और क्यों होती है, रिस्क फैक्टर क्या है? जैसे मैंने मेंशन किया, जेंडर, लिंग, मतलब लेडीज़ आर मोर प्रोन टू ऑस्टियोपोरोसिस, हेरिडिटी, आनुवांशिकता। मेरी मदर को ऑस्टियोपोरोसिस था, ऑस्टियोआर्थराइटिस था, उनका नी रिप्लेसमेंट हो गया, मुझे भी है, मुझे भी मालूम है। सो it is like that, it happens in families also, your own mothers and all may be having it. Age, जैसे जैसे एज बढ़ेगी ऑस्टियोपोरोसिस बढ़ेगा। मेडिकल कंडीशंस, मेडिकेशंस, कुछ दवाइयाँ हैं जो कि बोन लॉस करती हैं, जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स वगैरह अगर आपने किसी बीमारी के लिए लंबे समय तक लिए हैं तो वो कर सकते हैं। ये सब जो रिस्क फैक्टर्स हैं यू कैन नॉट चेंज, आप ज़्यादा बदल नहीं सकते एक्सेप्ट फॉर मेडिकेशन। शायद आप मेडिसिन बोन लॉस की बंद कर सकते हैं, मेडिकल कंडीशंस कुछ इम्प्रूव हो सकती हैं, लेकिन आप जेंडर, हेरिडिटी, एज, इनको आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आप कौन सी चीज़ें बदल सकते हैं? कैल्शियम, अभी डिस्कशन हो चुका है पिछले वाले सेशन में, कैल्शियम कंजम्पशन आप इम्प्रूव कर सकते हैं, विटामिन डी ले सकते हैं, क्विट स्मोकिंग, अल्कोहल कम कर सकते हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी को मैंने अलग कलर में लिखा है यहाँ पे बिकॉज दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कैल्शियम भी डाइट से मिल जाता है, विटामिन डी भी सनलाइट से मिल सकता है,
फिजिकल एक्टिविटी के लिए हमको एफर्ट करना पड़ता है, एंड वो ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. वेट ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, मसल बिल्डिंग, वो सब फिजिकल एक्टिविटी से आता है. तो जितना ज़्यादा हम लोग हिलेंगे, चलेंगे, घूमेंगे, भागेंगे, दौड़ेंगे, उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमारी बोन्स होंगे. पोस्चर ऑफ कोर्स, एंड थोड़ी मेडिकेशंस जो कि हम चेंज कर सकते हैं. एंड यू आर एट रिस्क, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. हमारे इस ग्रुप के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है क्योंकि सभी लेडीज़ ने किसी ना किसी टाइम पे, स्पेशली ER-PR जो पॉजिटिव हैं, उन्होंने हार्मोन थेरेपी लिया है, एनेस्ट्रोजोल, लेट्रोजोल, किसी ने एक्जिमिस्टिन भी लिया है. कईयों को ओवेरियन सप्रेस करने के लिए, ओवरीज को बंद करने के लिए इंजेक्शंस दिए गए हैं. कीमोथेरेपी तो जैसे बोला सभी ने ली है, ऑलमोस्ट सभी ने ली है, या फिर ओवरीज निकाल दी गई हैं, या तो कैंसर की वजह से या किसी और कारण से पहले ही हिस्टेक्टमी हो चुकी है. सो ये सब चीज़ें भी ऑस्टियोपोरोसिस बढ़ाती हैं. मतलब एक तो आपको आपकी एज के हिसाब से हो रहा है प्रॉब्लम, एंड ऊपर से आपको इन सब चीज़ों की वजह से हड्डियाँ और कमज़ोर हो रही हैं. सो बेसिकली अभी यू विल रियलाइज वाई वी इंसिस्ट ऑन यू ऑल टेकिंग कैल्शियम. जब हम ये सब दवाइयाँ लिखते हैं तो हमेशा उसके साथ में कैल्शियम सप्लीमेंट्स आप लोगों को एडवाइस करते हैं. दैट इज़ द इम्पॉर्टेंस. लेकिन हाँ, हमको पता कैसे चलेगा कि कैल्शियम मतलब आपकी बोन्स कैसी हैं, हालत कैसी है? BMD, बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट, विटामिन D लेवल्स, बहुत सिंपल टेस्ट हैं. व्हाट इज़ द T स्कोर मीन? ये ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगी बिकॉज इट्स क्वाइट सिंपल. ये जो स्केल आपको दिख रहा है, बीच में 0 दिख रहा है, सेंटर 0, -1 से लेके +4, वो जो जा रहा है ग्रीन एरो जो है दैट इज़ नॉर्मल, सामान्य. अगर आपका बोन डेंसिटी स्कोर इसके बीच में -1 to +4, यू आर नॉर्मल. अगर -1 to -2 या -2.5 तक जा रहा है तो आपको लो बोन डेंसिटी मतलब ऑस्टियोपीनिया, मतलब यू आर गोइंग टूवर्ड्स पोरोसिस, नॉर्मल और ऑस्टियोपोरोसिस के बीच में है. एंड -2.5 से नीचे अगर है तो ऑस्टियोपोरोटिक, यू आर हैविंग लेस बोन मास, एंड फ्रैक्चर होने के हाई चांसेस हैं. दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. एंड ऑफ कोर्स एज आई मेंशन, कैल्शियम, विटामिन D, वेट बेयरिंग एक्टिविटी इम्पॉर्टेंट. सो नाउ वी कम टू द क्वेश्चन, कितना कैल्शियम? ये भी पिछले सेशन में कवर हो चुका है. एक्चुअली एवरी डे, हर रोज़ लेना है कैल्शियम. यू कैन नॉट ओमिट कैल्शियम. 1000 to 1200 मिलीग्राम, 1000 मिलीग्राम आप याद रखिए कि 1 ग्राम रोज़ लेना है. आई विल नॉट एडवाइज 1 ग्राम आप मेडिसिन में लें, सप्लीमेंट लें. आई वुड एडवाइज यू improve your diet. Try and get it through your diet. But it is not very feasible always to get it through your diet. तो what you can do is 500 मिलीग्राम की टैबलेट लीजिए और बाकी अपने डाइट में थोड़ा सा चेंजेस कर लीजिए. उससे हो जाता है, पूरा डेली इनटेक ऑफ कैल्शियम सफिशिएंट हो जाता है. विटामिन D हर रोज़ चाहिए. कितना चाहिए? अराउंड 800 यूनिट्स चाहिए. सनशाइन इज़ इम्पॉर्टेंट. विटामिन D हमारे स्किन में प्रोड्यूस हो जाता है अगर हम सनशाइन में जाते हैं, धूप में जाते हैं. लेकिन कौन सी धूप में आपने जाना चाहिए? मॉर्निंग हल्की धूप में जाना चाहिए. एकदम दोपहर की कड़क 2 बजे की धूप में जाने का कोई खास फ़ायदा नहीं है. लेकिन हल्की धूप में अगर आप 20 मिनट घूम के आएंगे, चल के आएंगे, तो उससे आपकी फिजिकल एक्टिविटी भी होगी एंड विटामिन D भी स्किन में तैयार होगा. These are the best foods for strong bones. ये डॉक्टर इच्छापोरिया वगैरह ने भी बताया. ये सारे colored foods you must have, grapes, apples and cabbage वगैरह, ये सब जो इधर दिखाया है. Milk is good for you. Citrus fruits are excellent. These are the sources जो अभी मैंने बताया. Calcium, milk and milk products, curd, buttermilk, cheese, paneer, seafood, meat, chicken, रागी, सेसमे सीड्स, खसखस, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम अपनी डेली डाइट में आराम से यूज़ कर सकते हैं. कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. किसी को मिल्क की एलर्जी है तो भी नॉन डेयरी चीज़ें भी बहुत सारी हैं जिससे हमको कैल्शियम मिलता है. ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स से भी मिलता है. विटामिन D, एज आई मैंशन, एक्सपोजर टू सनलाइट. ब्रोकोली वगैरह भी आजकल तो बहुत ईजिली अवेलेबल है, पहले नहीं इतना मिलता था. फोर्टिफाइड सीरियल, फ्रूट्स, जूसेस, ऑल दैट. एंड ऑफ कोर्स सप्लीमेंट्स तो कभी भी दे सकते हैं. These are some non-dairy options. I won't go into the details. But again, as I said, I put the picture again and again to reinforce that these are calcium-containing foods. Fish, milk, cheese, yogurt, sesame seeds, collard greens, spinach, beans, tofu. All these things can be taken in sufficient quantity to get your calcium.
नाउ कैल्शियम इज़ इन 2 मेन फॉर्म्स. आपको जब सप्लीमेंट्स हम लोग लिख के देते हैं तो हर एक पेशेंट के अलग अलग होते हैं या कई बार सिमिलर भी होते हैं, लेकिन कौन सा कैल्शियम है अलग अलग टाइप्स का होता है. कैल्शियम कार्बोनेट, इट्स अ गुड फॉर्म. कैल्शियम साइट्रेट इज स्टिल बेटर, कैन बी टेकन ऑन एन एम्प्टी स्टमक एंड इज मोर ईजिली अब्जॉर्ब्ड. कैल्शियम ग्लूकोनेट नॉट एडवाइज्ड. सो रीड द प्रोडक्ट लेबल्स केयरफुली. आपकी कैल्शियम की जो भी टैबलेट है उसमें आप देख सकते हैं कि कौन सा प्रिपरेशन है, कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम सिट्रेट, दोनों अच्छे हैं. एंड यही दोनों प्रिपरेशंस मोस्ट कॉमनली प्रिस्क्राइब होते हैं. ऑफ कोर्स डोंट टेक मोर देन 500 मिलीग्राम एट वन टाइम. एक ही समय पे बहुत ज़्यादा 2-3 गोलियां मत खाइए. कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कई बार सीवियर कॉन्स्टिपेशन हो जाता है अगर ज़्यादा कैल्शियम लिया तो. And avoid taking calcium at same time as any multivitamin or whatever iron tablets if you are taking वगैरह, because absorption में problem आता है दोनों. तो अलग अलग टाइम पे लीजिए आप. Smoking interferes with the body's use of calcium. Limit caffeine containing foods and beverages such as colas and coffees. I have written drink 3 cups of coffee or tea per day at the most, but reduce it. Cut it down to still less. If you can avoid it, it's still better. Caffeine causes the body to leach out the calcium. So obviously that's not a good option. Cut it all out. But as I said, more important than even calcium intake is exercising. Exercising fights osteoporosis actively. And these are all the exercises that you can do. Very simple exercises, but begin with less exercises initially. Increase as your body gets adapted to it. Begin with 30 minutes, 3 times a week, and then increase. धीरे धीरे exercises बढ़ाइए. एकदम ही उठ के आप 5 किलोमीटर भागना दौड़ना वगैरह मत शुरू करिए. उससे आप ही को साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, चोट लग सकती है, मसल स्प्रेन्स हो सकते हैं. सो धीरे धीरे आपने इंक्रीज करना है. These are some of the exercises. ये बहुत अच्छी स्लाइड नहीं है, बट बहुत सिंपल एक्सरसाइजेज हैं. अगर आप देखेंगे तो जस्ट आप चेयर पे बैठे बैठे भी हाथ पैर भी हिला सकते हैं, खड़े होके. These are leg curls, squats, lunges. बहुत सिंपल एक्सरसाइजेज हैं. अभी मैं साड़ी पहन के यहाँ पे खड़ी हूँ, अगर मैं एक्सरसाइज इसमें होती तो मैं दिखा भी देती यहाँ पे. बहुत सिंपल एक्सरसाइजेज हैं. मे बी वी कैन डू इट टुमारो. आई विल कम. Dance session, I'll show you all these exercises, no problem. We do it regularly. Okay, so treatment. I don't need to go into the calcium vitamin D again, but one important thing you have to know is bisphosphonates, which is injections. आप में से कई लेडीज़ को 6 महीने में एक इंजेक्शन हम लोग दे रहे होंगे, इंट्रावेनस इंजेक्शन, राइट? हड्डी को प्रोटेक्ट करने का इंजेक्शन. दैट इज़ गिवन वेरी कॉमनली एंड इसके बहुत अच्छे इफ़ेक्ट्स हैं हड्डी पे. इसका और एक इम्पॉर्टेंट एडवांटेज क्या है जो मैंने लास्ट पॉइंट लिखा है, प्रिवेंशन ऑफ ट्यूमर रिकरेंसेस. काफ़ी स्टडीज़ इसके ऊपर हुई हैं और ऐसा नतीजा निकला है कि ये दोबारा से ब्रेस्ट कैंसर आने की चांसेस को कम कर सकता है ये इंजेक्शन. तो अगर हर 6 महीने में हम ये इंजेक्शन आपको दे रहे हैं तो इससे 2 फायदे हैं. एक तो हड्डियों के ऊपर प्रोटेक्टिव इफेक्ट है, प्लस ब्रेस्ट कैंसर आने को भी रोक सकता है. लेकिन अभी सिर्फ ये इस सेकेंड इंडिकेशन के लिए हम लोग नहीं देते हैं. अभी तक ये स्टैंडर्ड ऑफ केयर नहीं है कि सारी लेडीज़ को लेफ्ट राइट सेंटर ये इंजेक्शन दिया जाए. सबको नहीं दिया जाता है. सिर्फ उन्हीं लेडीज़ को दिया जाता है जिनको ऑस्टियोपोरोसिस है. सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस है क्या करना है? स्टॉप मल्टीटास्किंग. बहुत सारे काम एक साथ ना करिए, धीरे धीरे करिए. आइज़, अपनी आई साइट चेक करिए, बिकॉज एज आई सेड ऑस्टियोपोरोसिस तो है. इसमें प्रॉब्लम क्या आती है? फ्रैक्चर्स. थोड़ा सा भी गिर गए, पैर स्लिप हो गया, फ्रैक्चर्स. सो ऑब्वियसली यू हैव टू अवॉइड स्लिपेज. एंड इंपॉर्टेंट थिंग्स, व्हेन आर द बोन सिम्टम्स डेंजरस? सी, हमारी ओपीडी में बहुत सारे लेडीज आती हैं. द ओनली थिंग दे टेल अस, ये हड्डी दुख रही है, वो हड्डी दुख रही है, कमर दुख रही है, पार्टी दुखते वगैरह वगैरह, राइट? इज इट इम्पॉर्टेंट? यू हैव टू डिस्टिंग्विश कब प्रॉब्लम है जिसका ट्रीटमेंट है या फिर कब ये नॉर्मल चीज़ है. एंड वो कैसे पता चलेगा? बहुत सारी हार्मोन थेरेपीज जैसे मैंने बताया आपको, एनेस्ट्रोजोल, लेट्रोजोल वगैरह जो हम देते हैं, उनसे उनका एक साइड इफेक्ट है बोनी पेन्स, जॉइंट पेन्स. यूजुअली स्मॉल जॉइंट्स में होते हैं, लार्ज जॉइंट्स में भी हो सकते हैं, बट यूजुअली हाथ में वगैरह स्मॉल जॉइंट्स में थोड़ा सूजन आ सकती है या पेन्स हो सकते हैं. आर्थ्रैल्जियाज बोलते हैं उनको. अगर परसिस्टेंट है, आपको ये ठीक नहीं हो रहे हैं जॉइंट पेन्स, तो आपके ऑन्कोलॉजिस्ट से आप मिलिए, बात करिए, शायद वो ये चेंज कर दें. अगर ज़्यादा सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स हैं तो ये चेंज हो जाएगा हार्मोन थेरेपी आपका. अगर फ्रैक्चर है, ऑब्वियसली वो तो आपको भी पता चलेगा, बहुत ज़्यादा सीवियर पेन है, कहीं पे भी लग गया, फ्रैक्चर है, तो यू हैव टू कम टू द हॉस्पिटल, टेक ट्रीटमेंट.
और एक इम्पॉर्टेंट बात, ऑस्टियोआर्थराइटिस कैन एग्जिस्ट विद ऑस्टियोपोरोसिस. ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं. ऑस्टियोआर्थराइटिस इज डिफरेंट, ऑस्टियोपोरोसिस इज डिफरेंट, लेकिन ये दोनों साथ में हो सकती हैं, ऐसा हो सकता है. एंड दोनों का ट्रीटमेंट काफ़ी हद तक सिमिलर है, लेकिन थोड़ा फ़र्क भी है. तो आपको इसके लिए ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास भी जाने की ज़रूरत पड़ सकती है, दूसरे स्पेशलिस्ट का भी ओपिनियन लेने की ज़रूरत पड़ सकती है. So I won't take more of your time. So I'll just like to say, treasure your bones. They are so, so important. If you're sitting here today, it's because of your bones. Thank you so much. And we'll definitely do the exercises tomorrow. And I want every one of you to be doing those exercises with me, right? Okay. Are you going to take any questions or no time? One question. One question and then exercise tomorrow. Every 6 months. It will go on till you're on your hormonal therapies, which is usually for 5 years. Okay, so we can discontinue after that. We check your bone mineral density. We'll be checking your BMD every year. Okay. And depending on that, depending on your age, depending on your symptoms, we might continue still longer also. It depends. A lot of factors are taken into consideration. One last question here. Thank you. Okay. Hi, can I just know if there are any side effects with the 6-month injection? Sorry. Are there side effects of 6-month injection? Okay. There are some side effects. Acute side effect is fever, basically. These patients usually get fever on the same day or even up to 48 hours after receiving bisphosphonates. And they might get some pains also, short-term joint pains that are there. One important side effect is osteonecrosis of the jaw. That means the jawbone, the mandible can undergo, you can get severe pains over here also, and that may have some problems. That is a little longer term side effects. Some people may get sweating and cramps also. That is also known. So we monitor for all this. When we give the injections, the patient is monitored, and we give and prescribe paracetamol and all for the fever along with the injection. Last question. One there. Yeah, we get pain in even simple fever, bone pain. So what is the cause for that? Sorry, I can't really. Bone pain with fever. Even in fevers. Yeah, fever. Okay. So, see, fever can be due to a wide variety of causes. Fever का cause क्या है, वो देखना है. Basically, this is arthralgia, arthritis. It could be any infection. Fever means it's an inflammatory reaction in your body. That can cause fever. Now, the cause of fever is very different. It's a very generalized kind of a presentation. Thank you. Name of injection is zoledronic acid, usually. Injection zoledronic acid. Bisphosphonates are several kinds. There are oral also. Tablets भी आती हैं इसकी. कई बार हम लोग ladies को injections नहीं देते due to some logistic reasons. तब हम उनको tablets देते हैं. Those are also available if you are unable to take injections. Thank you very much. May we offer you a gift on behalf of all our survivors. This is for you, ma'am. Thank you very much. And one of the side effects of having too much papad for lunch is that you are now feeling a little sleepy. Please go out and have chai and come back in 10 minutes. 10 minutes. Thank you. ग्रोथ पड़ सकती है. So I won't take more of your time. So I'll just like to say, treasure your bones. They are so, so important. If you're sitting here today, it's because of your bones. Thank you so much. And we'll definitely do the exercises tomorrow. And I want every one of you to be doing those exercises with me, right? Okay. Are you going to take any questions or no time? One question. One question and then exercise tomorrow. Every 6 months. It will
go on till you're on your hormonal therapies, which is usually for 5 years. Okay, so we can discontinue after that. We check your bone mineral density. We'll be checking your BMD every year. Okay. And depending on that, depending on your age, depending on your symptoms, we might continue still longer also. It depends. A lot of factors are taken into consideration. One last question here. Thank you. Hi, can I just know if there are any side effects with the 6-month injection? Sorry. Are there... Side effects of 6-month injection. Okay. There are some side effects. Acute side effect is fever, basically. These patients usually get fever on the same day or even up to 48 hours after receiving bisphosphonates. And they might get some pains also, short-term joint pains that are there. One important side effect is osteonecrosis of the jaw. That means the jawbone, the mandible can undergo, you can get severe pains over here also, and that may have some problems. That is a little longer term side effects. Some people may get sweating and cramps also. That is also known. So we monitor for all this. When we give the injections, the patient is monitored and we give and prescribe paracetamol and all for the fever along with the injection. Last question. One there. Yeah, we get pain in even simple fever, bone pain. So what is the cause for that? Sorry, I can't really. Bone pain with fever. Even What is even in fevers. Yeah, fever. Okay. So, see, fever can be due to a wide variety of causes. Fever का cause क्या है, वो देखना है. Basically, this is arthralgia, arthritis. It could be any infection. Fever means it's an inflammatory reaction in your body. That can cause fever. Now, the cause of fever is very different. It's a very generalized kind of a presentation. Thank you. Name of injection is zoledronic acid, usually. Injection zoledronic acid. Bisphosphonates are several kinds. There are oral also. Tablets भी आती हैं इसकी. कई बार हम लोग ladies को injections नहीं देते due to some logistic reasons. तब हम उनको tablets देते हैं. Those are also available if you are unable to take injections. Thank you very much. May we offer you a gift on behalf of all our survivors. This is for you, ma'am. Thank you very much. And one of the side effects of having too much papad for lunch is that you are now feeling a little sleepy. Please go out and have chai and come back in 10 minutes. 10 minutes. Thank you.